चलो लिख लो। ये जो फर्स्ट स्लाइड है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। एक एस्टेब्लिशमेंट डेट, किसकी चेयरमैनशिप में हुआ था, हेडक्वार्टर कहाँ पर है, फुल फॉर्म, कई बार फुल फॉर्म में ही क्वेश्चन पूछ लेते हैं वो, तो बच्चे फिर से जुड़ेंगे। क्वेश्चन तो देखो यहीं से आ जाएगा, क्वेश्चन तो यहीं से आ जाएगा। पिछले साल मैंने इतना सा पढ़ाया था, इस बार थोड़ा और ऐड कर दिया है ना। पिछली बार इतना सा पढ़ाया था मैंने, इस बार वो नेक्स्ट स्लाइड और ऐड कर दी मैंने। लग रहा है कि अरे भैया पता नहीं क्या हुआ था, उतारो फटाफट उतारो। वैसे इसमें बहुत सारा है, नाबार्ड एक बहुत बहुत बड़ा लेक्चर इस पे हो सकता है ना। इसमें कैपिटल के बारे में बात हो सकती है, कैपिटल कई प्रकार की है ना, शेयर कैपिटल, ऑथराइज कैपिटल, इशू कैपिटल, बहुत सारे हैं। हाँ, कैसे ये फंक्शनिंग करता है ना, बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट कैसा होता है, कौन इनको इलेक्ट करता है, ये सारा सब अपने कुछ है नहीं। नॉर्मल इतने ध्यान रखना बस कि ये है, फुल फॉर्म ध्यान रखना, बस फुल फॉर्म ध्यान रखना है ना। लिखने का बहुत है ना, लिखते रहो। रूरल डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे गवर्नमेंट जो हैं, बहुत सारे है ना प्रोजेक्ट चला रखे हैं, प्लान चल रहे हैं, कई सारी स्कीम्स चल रही है बहुत सारी। उन सब में पैसा कौन देगा, नाबार्ड ही देगा, जितने भी डेवलपमेंट की। एग्रीकल्चर और एलाइड एक्टिविटीज़, तो एग्रीकल्चर है ही, उसके अलावा फिशरीज है ना, डेयरी है, उसके अलावा पिग रियरिंग है ना, पोल्ट्री है, बी कीपिंग है, बहुत सारी एक्टिविटीज है, लैक कल्चर है ना। सबके लिए जो फंड देगा कौन देगा, नाबार्ड देगा। जितने भी कोऑपरेटिव आरआरबी बैंक है ना, आरआरबी है ना, रीजनल रूरल बैंक है, कोऑपरेटिव बैंक है, चाहे स्टेट लेवल पे हो चाहे डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल लेवल पे हो, सारे अभी बताया अपन ने, सबको जो पैसा है वो कौन देगा, नाबार्ड देगा। और ये किसके अंडर में आता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है ना, उसके अंडर में आता है। बहुत सारा, बहुत बड़ा है ये तो टॉपिक, लेकिन अपन को कितना उतना ध्यान रखना है, क्योंकि बहुत सारे क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस है ना। 50-50 का मतलब ये है रोहित कि ये जब एस्टेब्लिशमेंट हुआ था तो पैसा जो दिया था ना, वो 50% जो है वो 50-50% आरबीआई ने दिया था और 50 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिया था, ऐसा। चले आगे। नाबार्ड के दो चेयरमैन है क्या, नहीं तो चेयरमैनशिप, हाँ इनकी चेयरमैनशिप, ये चेयरमैन थे, ये चेयरमैन थे जब ये एस्टेब्लिशमेंट हुआ था ना। तो ऐसा होता है ना कि किसी एक व्यक्ति को चेयरमैन बनाओ, फिर उसके बाद वो कमेटी बनेगी, कमेटी में फिर वो सारे के सारे जो भी हैं फैसले जो भी लेने हैं वो सब होगा। तो इनकी चेयरमैनशिप में, आरआरबी में तो बताया था, आरआरबी कौन था, आरआरबी एस्टेब्लिशमेंट हुआ था किसकी चेयरमैनशिप में हुआ था, नरसिम्हम नहीं, नरसिम्हम है ना। हाँ तो हाँ, इतना तो पता है, वो ऑप्शन में दिख जाएगा है ना, तो तुम आराम से, इतना तो ध्यान में होना चाहिए ना। हाँ ठीक है, चलो लिख लो। आज लिखने का बहुत है, इसलिए लिखते रहो। जिसको लगता है थोड़ा और शॉर्ट करे तो अपने आप से हिसाब शॉर्ट कर लेना। आरबीआई के फंक्शन बता तो दिए। वो तो मैंने दे रखा है इनको, करेक्शन के लिए दे रखा है, पर वो इन्होंने वापस मेरे को नहीं दिया अभी तक वापस करेक्शन के लिए। हाँ मतलब 2-2 क्लास लगेगी है ना, अपन दिवाली से पहले। हाँ दिवाली से पहले है ना, 8 तारीख से पहले अपना टारगेट है, 7 तारीख तक अपना कोर्स करवा देंगे। अब ऐसा तो मैं नहीं कह सकता, पर
हम्म। अब आज है ना, वो तुम्हारे ऊपर है ना, तुम बिल्कुल धीरे 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 लिखते हो। वो दे देंगे जब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, और एक ही दिन में करा देंगे फिर तो कोर्स। हम्म। तो नाबार्ड क्या है, डायरेक्टली फार्मर को लोन नहीं देता। जैसे कोई किसान, उसको लोन चाहिए ना, तो डायरेक्टली जाके नहीं मिलेगा उसको वहां पे, है ना। तो नहीं तो वो जितनी भी डेवलपमेंट एजेंसीज हैं, है ना, उनको देता है, उसके बाद फिर इनको मिलता है फार्मर्स को, है ना। बातें कम करो और लिखो फटाफट। आज मार्केटिंग स्टार्ट करनी है, मार्केटिंग स्टार्ट करनी है आज। हाँ। हम्म। कम है ना, कम। हम्म। खाना डाइजेस्ट नहीं होता है क्या? हम्म। अरे तो लिखो फटाफट, लिखो। देखो ये सब चाहो तो लिख लो, है ना। आपको ध्यान होना चाहिए, क्रेडिट एक्टिविटीज के बारे में अपन ने कह दिया ना, तो केवल 3 नाम लिख लो। आएगा क्वेश्चन आपके फर्स्ट स्लाइड से ही, है ना, ये ध्यान रखना। अरे लिख लो, लिख लो। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चले आगे, लिखो फटाफट लिखो। आरबीआई का नेशनलाइजेशन कौन सी ईयर में हुआ था? आरबीआई का नेशनलाइजेशन कब हुआ था? 1975। कौन बोल रहे? 1930। नेशनलाइजेशन कब हुआ था आरबीआई का? 50। वाह, वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, 1949 के अंदर, है ना। हाँ, 1934 में एक्ट आया था, 1935 में एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, और 1949 में नेशनलाइजेशन हुआ था। हाँ हाँ, देखो ऑनलाइन वालों को सब पता है। आरआरबी कब आया था? रीजनल रूरल बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। हाँ, 75। 2 अक्टूबर 1975, है ना। डेट याद रखना। हाँ, और पूछते रहा करो, है ना, आपस में। फर्स्ट नेशनलाइजेशन ऑफ कमर्शियल बैंक्स कब हुआ था? 1969। वेरी गुड। अगर वो डेट बोल देता है तो? बताया था ना, 19 7 7। अरे 19 19 7 7 थे ना, ऐसे कहा था ना मैंने, 19 7 1900। ये तो आपको याद रहेगा 1969 तो, लेकिन 1990 दोनों क्या है, 7 7 है ना। तो 19 जुलाई 1969, ठीक है। और सेकंड नेशनलाइजेशन कब हुआ था? 1980 में। डेट 15 अप्रैल। अरे तुम पढ़ते नहीं हो रहे बिल्कुल। चले आगे। अच्छा। हाँ, दिवाली जो हॉलीडे है वो 8 से ही स्टार्ट है, तो 8 को भी आपकी क्लास नहीं लगेगी, 7 तक ही लगेगी। लगेगी 8 को। ऑनलाइन ले लेना, मैं अकेला के पढ़ा जाऊंगा यहाँ पे, और क्या। हाँ, लिख लिया क्या? चलो आगे। तो आज तो कुछ नहीं होगा फिर।
टेस्ट होगा क्या? टेस्ट होगा क्या इस बार संडे को? नहीं होगा भैया, नहीं होगा लक्ष्य। चलो आगे, चलो। ये क्या हुआ? नाबार्ड हो गया। उसके बाद अब है एक मिनट, टॉपिक रहा तो नहीं गया, हाँ नहीं रहा। नेक्स्ट टॉपिक है अब आपका एग्रीकल्चर कोऑपरेशन। यहाँ से इस टॉपिक से क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं, मैं बता दूं कौन सा क्वेश्चन आएगा, है ना। और ये मान के चलो कि जो फाइनेंस वाला पार्ट है ना, उसके इक्विवेलेंट यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि नहीं आएगा, है ना, लेकिन आ सकता है ना, ध्यान रखना। ये आपने पढ़ा होगा कोऑपरेशन। कोऑपरेशन का मतलब क्या होता है? सहकारिता। सहकारिता होता है ना कोऑपरेशन, मतलब सहयोग करना, आपस में कोऑपरेट करना। एक कॉमन वर्ड है, जनरली यूज में लेते रहते हैं, है ना, कोऑपरेट करते रहना, है ना। तो ये आपने पढ़ा होगा या आपने सुना भी है कि अगर अपन बहुत साल पहले की बात करें तो अपने कंबाइन जॉइंट फैमिली होती थी, कंबाइन फैमिली होती तो अभी भी है गाँव में, तो जनरली अभी भी है, लेकिन सिटी में अब सिंगल फैमिली हो गई है। क्या कारण है उस पर नहीं जाएंगे, लेकिन अपन क्या कह रहे हैं, पहले के टाइम जो है अपने पेरेंट्स से पूछेंगे तो कहते थे कि भाई हम तो सब मिलजुल के रहते थे पहले, है ना। और वो कहेंगे कि जैसे कोई पेरेंट्स है तो उसके उसके जो है कम से कम 8 से 10 बच्चे रहते थे, सभी मिलजुल के रहते थे। अब पहले क्या था, पहले मेनली क्या था कि मेन ऑक्यूपेशन क्या था आपका, मेन ऑक्यूपेशन क्या था, केवल और केवल एग्रीकल्चर था उस समय। काफी टाइम पहले की बात करें, मेन ऑक्यूपेशन ये था। सबके पास में जो लैंड होल्डिंग थी वो काफी अच्छी खासी थी सब लोगों के पास में। तो सभी लोग क्या है कि जो भी ऑपरेशन करना है, एक्टिविटी करना है, तो सब सारे खेती करते थे, तो सब वही लगे रहते थे, है ना। और उसका फायदा भी था, उसका क्या था, फायदा भी था। और आज आप भी देखते होंगे इसका फायदा तो कोऑपरेशन का, कि सब मिलजुल करके काम करेंगे, है ना, तो ज्यादा क्या होगा, बेनिफिट होगा। तो ये कोऑपरेशन का जो कंसेप्ट आया वो जर्मनी से आया था। कहाँ से? जर्मनी से। और ये लिया था 1904 में। जैसे अपने संविधान में ये आर्टिकल उस देश से लिया हुआ है, ये वहां से लिया हुआ है, कई सारे है ना, आपको पता ही होगा, है ना। ऐसा अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, उसमें कई सारे आर्टिकल हैं, है ना। तो कोई ब्राजील से लिया हुआ है कोई कंसेप्ट, कोई अमेरिका से लिया हुआ है, कोई दूसरे देश से, जर्मनी से लिया हुआ है, कोई फ्रांस से लिया हुआ है, ऐसा ही तो है। हाँ आप जानते हो सब। तो ये सिंपल सा है, एग्रीकल्चर के अंदर कोऑपरेशन का क्या रोल है ना, एग्रीकल्चर के अंदर क्या रोल है। तो अपन ने बता दिया कि यार सब लोग जो है, जो भी एक्टिविटी होती थी, प्रिपरेटरी, सोइंग, इंटरकल्चर वगैरह वगैरह, जो हार्वेस्टिंग, थ्रेसिंग, तो सब उस परिवार के लोग मिलजुल कर काम करते थे आराम से, फैमिली बड़ी होती थी और सब मिलजुल के रहते थे, और उसका बहुत बड़ा फायदा भी होता था। कोई अगर लड़ाई भी करे तो आ जाओ भाई सब, कोई भी आ जाओ, है। खेती के काम हो, ये हो, मिलजुल के काम करेगा, बेनिफिट ज्यादा होता था, अच्छा रहता था। ठीक है, आज सिंगल फैमिली हो गई है, कई सारे इश्यूज है उसके। तो अपन बात कर रहे हैं ये कोऑपरेशन के बारे में। कोऑपरेशन क्या, एक लेटिन वर्ड है। कौन सा वर्ड है? लेटिन वर्ड। ये एग्जाम में पूछते हैं, है ना। लेटिन वर्ड है कोओपस। कौन सा वर्ड है? कोओपस। को का मतलब होता है टू वर्क, ओपस का मतलब होता है टुगेदर। ये एग्जाम में आया हुआ है, पूछा हुआ है, टू वर्क टुगेदर। सिंपल सा कोऑपरेशन मतलब सहकारी था, है ना। और कोऑपस जो है लेटिन वर्ड है, सब मिलजुल करके काम करो, टू वर्क टुगेदर। अब ये क्यों किया जाता है, साथ मिलजुल के काम क्यों किया जाता है? और दूसरा अपन जो देख रहे हैं, किसमें देख रहे हैं अपन, उसको एग्रीकल्चर के अंदर देख रहे हैं। अब एग्रीकल्चर के अंदर कोऑपरेशन का क्या रोल है, कैसे वो बेनिफिट एग्रीकल्चर में अपन इससे ले सकते हैं, है ना। तो अपन अभी देखते हैं थोड़ी देर में। तो नॉर्मली इसकी जो डेफिनेशन है, कोऑपरेशन जनरली मीन्स वर्किंग टुगेदर टू अचीव ए कॉमन गोल। ठीक है भाई। इट इज एसोसिएशन ऑफ पर्संस। ठीक है, कुछ लोग मिलजुल करके क्या करते हैं, इसका एसोसिएशन बनाते हैं, ग्रुप बनाते हैं। फिर क्या है, इट इज जॉइंट एफर्ट एंड कोऑर्डिनेटेड एक्शन ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ द एसोसिएशन। जो एसोसिएशन आपने बनाया है, उस एसोसिएशन के अंदर जितने भी मेंबर्स हैं, उन सब का क्या होता है, एफर्ट्स होता है टुवर्ड्स द गोल, जो आपका कॉमन गोल है उसकी तरफ। फिर लास्ट क्या है, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट जो आया था वो कब आया था, 1904 में। ये एग्जाम में पूछा हुआ है और ये पूछते हैं एग्जाम में। तो ये हो गया। ठीक है। अब सबसे पहले सर होरेस प्लंकेट, सबसे पहले सर होरेस प्लंकेट थे। उन्होंने 3 मैगजीन दिए थे, 3 प्रिंसिपल दिए थे, है ना। 3 मैगजीन सिद्धांत दिए थे। वो कौन कौन से, वो देख लेते हैं अपन। सर होरेस प्लंकेट ने, ठीक है ना, 3 फेमस जो है मैगजीन दिए थे, सिद्धांत दिए थे, किसके, कोऑपरेशन के। कौन से हैं? एक तो बेटर फार्मिंग, बेटर बिजनेस एंड बेटर लिविंग। अब अपन कोऑपरेशन पढ़ रहे हैं ना, तो इस कोऑपरेशन में इन तीनों का कैसे
बेटर फार्मिंग, बेटर बिजनेस और बेटर लिविंग, तीनों का कोऑपरेशन का कैसे इसके अंदर कंट्रीब्यूशन है। अब समझो इसको। सबसे पहला कौन सा है? बेटर फार्मिंग। अब देखो, फार्मिंग मतलब कोई भी एक्टिविटी करनी है तो आपको क्या चाहिए? इनपुट्स चाहिए। इनपुट्स, सभी जो भी कल्टीवेशन करेगा सबको इनपुट्स चाहिए किसी न किसी रूप में। किसी को सीड चाहिए, किसी को क्रेडिट चाहिए, किसी को मैन्यूअर चाहिए, किसी को फर्टिलाइजर चाहिए, किसी को प्लांट प्रोटेक्शन केमिकल्स चाहिए, हो सकता है किसी को इरिगेशन फैसिलिटी चाहिए। बहुत सारे क्या है? इनपुट्स हैं। तो इन सभी इनपुट्स को क्या है, कोई भी फार्मिंग एक्टिविटी करेगा उसको सभी के सभी को क्या चाहिए? ये इनपुट्स चाहिए। अब ये इनपुट्स जो है अवेलेबल होंगे कहाँ पे? मार्केट में। कहाँ होंगे? मार्केट में। अगर एक सिंगल फार्मर जो है वो मार्केट में जाता है और उसको मान लो सपोज करो फर्टिलाइजर की जरूरत है, और उस फार्मर के पास जो लैंड होल्डिंग है वो क्या है? कम है। लैंड होल्डिंग कम है तो फर्टिलाइजर की क्वांटिटी भी सीधी सी बात है क्या मिले, क्या चाहिए उसको? कम चाहिए। कम चाहिए ना। लेकिन जैसे सपोज करो उसको 15 kg उसको यूरिया चाहिए था, तो उसको चाहिए मान लो 15 kg यूरिया चाहिए। अब वो खुले में अगर ओपनली अगर लेके आएगा 15 किलो उसको मिल भी जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन उसकी जो प्राइस है थोड़ी सी उसको क्या देनी पड़ेगी? ज्यादा देनी पड़ेगी। लेकिन अगर सपोज करो ऐसे छोटे छोटे फार्मर्स अगर मिलकर के एक एसोसिएशन बना लेते हैं, है ना, तो क्या होगा कि वो बल्क में क्या करेंगे? क्वांटिटी परचेज करेंगे। बल्क में मतलब होलसेल के अंदर वो क्या करेंगे? क्वांटिटी परचेज करेंगे। अब अपन को पता है सिंपल सा, बल्क में जब भी अपन कोई भी चीज परचेज करते हैं तो उसकी प्राइस क्या रहती है? कम रहती है। सिंपल सी बात है। तो ये तो अपन ने सिंपल सी किसी बात करी है, इनपुट्स की बात करी है। ये इन इनपुट्स के द्वारा वो क्या कर सकता है? पैसा बचा सकता है, कॉस्ट को क्या कर सकता है? वो मिनिमाइज कर सकता है। तो सबसे पहले जो कोऑपरेशन है उसका फायदा किसमें होगा? बेटर फार्मिंग। लिखा हुआ है कोऑपरेटिव हेल्प द फार्मर टू गेट बेटर प्रोडक्शन इन द फार्म बिजनेस। ठीक है। दूसरा कौन सा है? बेटर बिजनेस। बेटर बिजनेस कैसा हुआ? इनपुट उसको मिल गए सस्ते दामों में, अच्छी क्वालिटी के, बढ़िया। मैंने बताया ना फार्मर्स को क्या चाहिए? 5 चीजें चाहिए। क्या चाहिए? 5। राइट टाइम पर, राइट प्लेस पर, राइट क्वांटिटी में, राइट क्वालिटी में, और राइट प्राइस पर। इनपुट चाहिए ना, ये 5 चीजें चाहिए। इनपुट उसको मिल गया, विद द हेल्प ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन वो क्या ले लेगा? उसके पास क्या जाएगा? आउटपुट आ जाएगा। अब इस आउटपुट को अब अपन मान के चल रहे हैं कि गांव के अंदर बहुत सारे फार्मर है, फार्मर F1 F2 F3 ऐसे बहुत सारे फार्मर है, और इंडिविजुअली जो है वो क्या करते हैं? मार्केट में जाते हैं। इंडिविजुअली अगर जाएंगे तो उनको क्या आएगी? ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आएगी। सपोज करो कोई एक फार्मर है, उसके पास में प्रोड्यूस जो है वो 20 क्विंटल है। 20 क्विंटल जो है वो अपना प्रोड्यूस लेकर के मार्केट में जाता है, और उसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आती है 500 रुपये। कितनी आ रही है? 500 रुपये आती है। आ रही है। अब अगर सपोज करो ये जो छोटा फार्मर है, कम प्रोड्यूस है, ऐसे सारे के सारे फार्मर्स अगर यहाँ मिल जाते हैं, है ना, सारे के सारे मिल जाते हैं, तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो होगी वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, क्योंकि एक ही व्हीकल में रख के ले जाएंगे और जितना पैसा आएगा शेयर कर लेंगे आराम से। है कि नहीं ना? ये बात हो गई। अगर ये मार्केट में पहुंचने के बाद में मंडी के अंदर उसका प्रोड्यूस रखा हुआ है, तो यहाँ पे जैसे ट्रेडर आएगा, ट्रेडर जो है इसकी जो बिडिंग सिस्टम होता है, बोली लगती है, तो ये अलग अलग लोट वहां पे क्या है? फार्मर्स के रखे हुए हैं। तो वो इंडिविजुअली जो है अलग अलग लोट की जो प्राइस है वो क्या लगाएंगे? कम लगाएंगे। सिंपल सी बात है, क्योंकि बार्गेनिंग कर ही नहीं सकता ना। सिंपल सी बात है, अगर बाजार में आप गए और बाजार में केवल एक ही दुकान है तो आपको उसी दुकान से परचेज करके लाना पड़ेगा। लेकिन अगर उस प्रोडक्ट की अगर 10 दुकानें हैं तो आप हर एक दुकान पे जाकर के क्या करोगे? बार्गेनिंग। सब्जी मंडी में जाते हो ना, सब्जी मंडी में जाते हो तो 10 जगह पूछते हो कि नहीं, टमाटर अगर पता लगा कि यहाँ प्याज, अभी प्याज बढ़ रहे हैं, महंगे हो रहे हैं, है ना, तो कोई 60 दे रहा है, कोई 65 दे रहा है, 70 दे रहा है, तो कोई साइज बड़ी है, छोटी है, तो उस हिसाब से क्या बार्गेनिंग कर सकते हैं अपन? कर सकते हैं ना? कर सकते हैं आराम से। लेकिन अगर मान लो एक ही हो, एक ही अगर शॉप हो या एक ही लोट हो इन सब की जगह, तो ये जो फार्मर है ना, ये जो एसोसिएशन बन गया है ना, इन एसोसिएशन के अंदर जितने फार्मर्स है सबका क्या है? एक ही लोट है। अब व्यापारी जो है वो प्राइस को कम नहीं कर सकता। फार्मर कह सकते हैं, अब बार्गेनिंग कर सकते हैं कि यार आप जो प्राइस लगा रहे हो कम है, हम नहीं बेचेंगे इस भाव पे, हम जो है ज्यादा प्राइस दोगे तभी बेचेंगे। उसको खरीदना है व्यापारी, तो बार्गेनिंग पावर को क्या कर सकता है? वो इम्प्रूव कर सकता है। सिंपल सी बात है। तो बेटर बिजनेस भी यहाँ पे क्या होता है? कोऑपरेशन के अंदर उससे फायदा होता है। इट हेल्प्स फार्मर टू इम्प्रूव देयर कलेक्टिव बार्गेनिंग पावर एंड देयर प्राइस फॉर देयर प्रोड्यूस। सिंपल सी बात है। उसके बाद क्या है? बेटर लिविंग। बेटर लिविंग का मतलब है, अरे भाई सारे के सारे क्या है? फार्मर्स ही तो हैं, और सारे के सारे फार्मर्स हैं, उनको क्या चाहिए? पहनने के लिए कपड़ा चाहिए, खाने के लिए भोजन चाहिए, रहने के लिए मकान चाहिए, काफी सारे फूड, फ्यूल, बहुत सारी मेडिसिन, बहुत सारी चीजें चाहिए उनको, डेली कंजम्पशन के लिए चाहिए ना। बहुत सारे कंज्यूमर गुड्स जो है किनको चाहिए? फार्मर्स को चाहिए।
अगर मान लो उसको चाहिए शुगर, चीनी, है ना, वो अकेला जाता है मार्केट के अंदर तो उसको शुगर मिलेगी मान लो 42 रुपए पर केजी मिलेगी, सिंपल सी बात। लेकिन अगर उन्होंने एसोसिएशन बना रखा है तो ये क्या कर सकते हैं, उसको होलसेल प्राइस पे क्या करेंगे, परचेज करेंगे, और वो समथिंग 37 रुपीज के आसपास आती है पर केजी। अब आप देख लो कितने, 5 रुपए 1 केजी पे उन्होंने कम कर लिया। ठीक है, तो वो बल्क में खरीदेंगे तो उनको सीधी सी बात है प्राइस जो है वो कम पे करना पड़ेगा। ऑयल है, जो भी डेली कंज्यूम होने वाले जो भी हैं कंज्यूमर गुड्स, उन सब पे। तो ये जो कोऑपरेशन है वो इसके अंदर भी क्या करता है, बेनिफिशियल होता है। ठीक है ना, तो लिखा हुआ है कोऑपरेटिव हेल्प मेंबर्स टू इंप्रूव देयर स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ। सिंपल सी बात है, अकेला जो फार्मर है वो हो सकता है कि ज्यादा प्राइस होने की वजह से कम क्वालिटी का वो क्या करता होगा, परचेज करता होगा। जैसे मान लो उसको घी की जरूरत है तो घी हो सकता है वो वनस्पति घी खा रहा हो, उतना पैसा नहीं है उसके पास में। लेकिन अगर मान लो कलेक्टिवली अगर वो एसोसिएशन बना लेते हैं, कलेक्टिवली किसी कंज्यूमर गुड्स को परचेज करते हैं तो हो सकता है सस्ता मिल जाए, तो हो सकता है वो खा ले, है ना। तो ऐसे बहुत सारे गुड्स हैं जिनको वो क्या कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। तो बहुत सारे कंज्यूमर गुड्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अपन क्या कह रहे हैं कि वो कोऑपरेशन जो है बेटर लिविंग में भी क्या करता है, फायदा पहुंचाता है ना, बेनिफिशियल। यहाँ जो एक मोटो है, क्या है, मोटो, और ये एग्जाम में पूछते हैं कोऑपरेशन का क्या मोटो है, ईच फॉर ऑल एंड ऑल फॉर ईच, प्रत्येक सबके लिए और सब प्रत्येक के लिए, या फिर ये कह दो सेल्फ हेल्प एंड म्यूचुअल हेल्प। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। ये मोटो जो है, मेन मोटो क्या है, मेन उद्देश्य क्या है, वो किसका, कोऑपरेशन का, वो ये है। इसके बाद अपन क्या पढ़ेंगे, प्रिंसिपल पढ़ेंगे। तो प्रिंसिपल पढ़ने से पहले आप ये दोनों लिख लो, पहले लिख लो, लिखो फटाफट, लिखो फटाफट लिखो। जहां जहां मैंने स्टार मार्क लगाया है ना, तुम भी लगा लेना, और एग्जाम में जब भी आप तैयारी कर रहे हो एग्जाम की, है ना, तो उनको थोड़ा ज्यादा फोकस करके पढ़ना। हाँ, 2 ही क्लास लेंगे, 2 ही क्लास लेंगे। आज मोहित सोहेल की क्लास नहीं होगी। हम्म, काई में। हम्म, ऐसा है तो फायदा मिलता है। अगर मान लो आप अगर आईसीआर की तैयारी करते हो, अगर तुम्हारे ख्याल आ जाए दिमाग में गलती से भी, है ना, या कोई सपना ही देख लो आप, गलती से आ जाए दिमाग में, और आप लग जाए, आपकी अंतरात्मा जग जाए, है, और लग जाए कि यार दे लेते हैं एग्जाम, और आपको मान लो जेआरएफ लग जाती है। जेआरएफ वैसे तो नहीं लगती है ऐसे बोलने से, लेकिन मान लो आपने तैयारी अच्छी करी है, लग भी जाए किसी की, है ना, हो सकता है लग जाए, तो आपको पैसा भी मिलेगा पर मंथ, है ना। जेआरएफ में मिलता है पैसा, 15-16 हजार है, कितना ज्यादा हो गया ना, अब शायद 25 हजार हो गया शायद। जेआरएफ में 25 हो गया है, और एसआरएफ में 35 था, तो हो सकता है बढ़ गया वो। सुनेगा ही सही, तू करेगा कुछ नहीं, है ना। मैं सुनते रहा कर, बड़े बड़े कथा प्रवचन होते हैं उनके, बैठ जाया कर वहां सुनता रहा कर। तो इससे कितना, अब आप सोचो कि एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय को नहीं मिलते, अगर कोई मान लो सुपरवाइजर लग गया है ना, तो उसको 12-13 हजार मिलेंगे स्टार्टिंग में, है ना, 2 साल तक। और तुम यहाँ पे 2 साल बाद उसके होंगे कितने, 27-28 हजार होंगे शायद, है ना। लेकिन तुम्हें देखो कितने, 47,000। अगर जेआरएफ लग जाती है तो 25 हजार रुपये मिलेंगे, कितना बढ़िया है, 2 साल तक बढ़िया एकदम है।
और अगर जेआरएफ लगती है तो अच्छे इंस्टीट्यूट में जाओगे, अच्छे इंस्टीट्यूट में जाओगे, अच्छे लोग वहां मिलेंगे, अच्छा माहौल होगा, अच्छा आपका स्टेटस बढ़ेगा, है ना। कई चीज होती है। चलो ये मिटा देने दो। ये इम्पोर्टेंट है ना। सर जेआरएफ नहीं लगती जब कितने मिलते हैं? हाँ बेचारे बॉयज को कुछ नहीं मिलता। हाँ मोहित, बिल्कुल अच्छा माहौल मिलता है यार। देखो कई यूनिवर्सिटीज में तो क्या है कि जितने भी मास्टर होते हैं ना, उन सबको उतना ही पैसा देते हैं, मतलब एक फिक्स उन्होंने कर रखा है, जैसे हर किसी को 5,000 रुपये दे देंगे या 10,000 रुपये दे देंगे, 8,000 रुपये दे देंगे। कई यूनिवर्सिटीज में ऐसा है कि जितने भी इनरोल होंगे ना सबको पैसा देते हैं वो। ठीक है। लड़कियों को तो स्कॉलरशिप अलग अलग नाम से कई सारी मिलती है। मिलती है। तेरे से पूछा है कि मैंने। कुछ अच्छा कर जब मिलेगा तुझे, है ना। हाँ गर्ल्स को स्कूटी भी मिलती है। बिल्कुल मिलती है भैया। स्कूटी। अरे तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, तुम पढ़ाई करो बस। कुछ दिनों की पढ़ाई आपका आगे का पूरा फ्यूचर है ना, पूरा फ्यूचर है ना। क्या से क्या हो सकता है वो तुम बिलीव नहीं कर सकते। ये चीज पे तुम कभी सोचते नहीं हो। देखो ऐसा होता है कि जैसे मान लो आपने अच्छी सी मेहनत कर ली और अच्छी जगह से आपकी जेआरएफ लग गई, अच्छे इंस्टीट्यूट में आप पहुंच गए। अब हो सकता है वहां का माहौल आपको ऐसा मिल जाए, पढ़ने के अलावा आपको और भी दुनियादारी कई सारी चीजें सिखा सकता है। अच्छी सिटी होगी, अच्छी सिटी में वहां पे रहना खाना पीना सारा, उठना बैठना बोलना चलना, हर एक चीज हर एक एक्टिविटी तुम्हें हो सकता है तुम्हारा लेवल बढ़ जाए, लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड बढ़ सकता है, आपका बढ़ सकता है, थॉट प्रोसेस आपका बढ़ सकता है। हो सकता है किसी के ऐसे लोगों के संपर्क में आ जाओ जो आपको कोई और और ज्यादा आप बेटरमेंट आपको अंदर हो सकता है। गाइडलाइन तो मिलती ही है, अच्छे अच्छे प्रोफेसर वहाँ होंगे, है ना। तो कितना, अब फिर उसके बाद क्या होगा, अच्छी मेहनत करोगे तो हो सकता है एसआरएफ लग जाए। एसआरएफ लग जाएगी तो आप सोचो, ठीक है ना, आपकी लाइन अलग हो जाएगी। फिर मान लो कोई अच्छे इंस्टीट्यूट में आपका जो है रिसर्च वगैरह हुआ और आपका जॉब भी लग गया, मान लो अच्छी जगह से अच्छी जॉब लग गई, इसका मतलब है कि बस बड़े बड़े लोगों में उठना बैठना, फिर वो अलग ही लाइफ हो जाती है। तो पूरा फ्यूचर कैसे देख, कितने से दिन की मेहनत के अंदर हो गया कि नहीं। हाँ बिल्कुल यही है। सहकारी समिति कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है ना, इसी के अंदर आती है। अभी पढ़ेंगे अपन, देखेंगे, है ना। गवर्नमेंट आपको देती है ना, खाद देती है, बीज देती है ना, सीड फर्टिलाइजर्स वगैरह, है ना। आपको क्रेडिट वगैरह लोन वगैरह भी देती है ना, कोऑपरेटिव सोसाइटियां हैं देती है ना। लोन भी देती है, सीड भी देती है, फर्टिलाइजर भी मिलता है, मिलते हैं ना। और कई गवर्नमेंट की योजनाओं के तहत आपको मिनी किट भी मिलते हैं, है ना। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर लेवल पे वहाँ पे पंचायत समिति पे, है ना, वहाँ मिलते हैं आपको। अटल सेवा केंद्र जो है अब तो राजीव गांधी केंद्र बना दिया। फिर कांग्रेस अभी है, जैसे ही बीजेपी आएगी फिर अटल सेवा केंद्र बना देगी, फिर वो बना देगी, ऐसा चलता रहता है। ये याद रखना इम्पोर्टेंट है ना, मोटो। ये क्या चीजें तुम्हारे दिमाग में आती नहीं है, तुम्हारे दिमाग में कुछ और ही आता है।
सब ये सोचते हो कि यार इतनी मेहनत कौन करेगा, है कि नहीं? हाँ, और जा तो घूम बाहर, यहाँ क्या कर रहा है बैठे बैठे। चले आगे। अब कुछ प्रिंसिपल्स हैं, उनके बारे में देखते हैं कि कोई भी कोऑपरेशन जब बनाना है, ऑर्गेनाइजेशन बनाना है, एसोसिएशन जब बनता है, तो कुछ प्रिंसिपल्स पे काम करता है, कुछ सिद्धांत होते हैं उसके, होते हैं ना सिद्धांत होते हैं कि हाँ ये इसी के बेसिस पे बनेगा, है ना? तो वो कौन कौन से हैं उनके बारे में देखते हैं। सिंपल सिंपल से हैं, आपको नाम याद रखना है बस। वेरी गुड। चले, जब तू लिख नहीं रहा तो बोला मत कि अगर कुछ चल रहा है तो इसमें लिख लिया तो बाकी तुम नहीं था ना। चले चले, अब देखो इसके प्रिंसिपल्स हैं किसके, कोऑपरेटिव के, है ना? सिंपल सिंपल से हैं, कितने हैं? 10, ठीक है ना? बस 10 ही है, सिंपल सिंपल से हैं। तो सबसे पहला कौन सा है? प्रिंसिपल ऑफ ओपन एंड वॉलंटरी एसोसिएशन। वॉलंटरी का मतलब क्या होता है? स्वेच्छा से, स्वैच्छिक। तो यहाँ पे सभी धर्म, सभी जाति, सभी मजहब, सभी प्रकार के लोग, कोई भी हो, है ना, सबको ओपनली इनविटेशन है, कोई भी इस एसोसिएशन से जुड़ सकता है। ये किसके प्रिंसिपल पढ़ रहे हैं अपन? कोऑपरेटिव, सहकारिता के, ध्यान रखना है ना। और अपनी स्वेच्छा से आएगा, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। आपको अगर हमारे साथ जुड़ना है तो जुड़ सकते हो, अदरवाइज आपको अगर लगता है कि नहीं तो आप जा सकते हो। तो पहला तो कौन सा है? प्रिंसिपल ऑफ ओपन एंड वॉलंटरी एसोसिएशन। सेकंड कौन सा है? प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ हेल्प एंड म्यूचुअल। इसके बारे में तो बात कर ही लिया अपन ने, ये किस किस पे बेस्ड रहता है? सेल्फ हेल्प एंड म्यूचुअल। आप जब भी इस एसोसिएशन से जुड़ोगे तो आपका एक कॉमन गोल होगा, है ना? उस गोल को अचीव करने के लिए आपको मिलजुल करके, है ना, साथ में मिलजुल करके, है ना, और आपको क्या करना पड़ेगा? काम करना पड़ेगा। सेल्फ हेल्प एंड म्यूचुअल हेल्प, ठीक है। उसके बाद थर्ड कौन सा है? प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन। अपनी जो कंट्री है इंडिया, है ना, वो लोकतांत्रिक है, लोकतांत्रिक देश है ना अपना। उसके अंदर अपन क्या कहते हैं? वन मैन वन वोट, वन मैन वन वोट, यही होता है। ऐसा था नहीं कि अडानी ज्यादा वोट देगा, अंबानी ज्यादा वोट देगा, तो क्या कहते हैं? वन मैन वन वोट। तो डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन, तो जब ये एसोसिएशन जब बनता है ना, तो जैसे 20 30 40 50 लोग मिलकर के एसोसिएशन बना रहे हैं, तो सब अपना अपना शेयर देंगे। हो सकता है कोई ज्यादा अर्निंग करता होगा, हो सकता है कोई बिल्कुल गरीब होगा, तो वो सब इससे जुड़ते हैं, है ना। तो उसमें क्या होता है कि ये जो है वो अच्छा पैसा कमाता है तो ज्यादा पैसा देगा, उसका शेयर ज्यादा होगा। ये है बिल्कुल गरीब है, कम पैसा कमाता है, इसका पैसा कम होगा, ठीक है। लेकिन जब जब वोट देने की बात आती है कि जो एक एसोसिएशन बनता है तो उसमें एक किसी के नाम से होता है, और उस एसोसिएशन का एक जो है मेन लीडर होता है, उसको इलेक्ट करते हैं। इलेक्ट करते हैं तो ऐसा नहीं होगा कि यार एक व्यक्ति कहे कि सब मैंने ज्यादा पैसा दिया है, और एक है जो उसने बहुत कम पैसा दिया है, तो जिसने ज्यादा पैसा दिया वो तो कहेगा नहीं मैं एक से ज्यादा वोट दूंगा। ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा नहीं होता। तो जो अपने डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कह रहे हैं कि यहाँ पे जो अपने जैसे कंट्री के अंदर अपन देखते हैं कि लोकतांत्रिक है, वहां पे अपन क्या कहते हैं? एक व्यक्ति जो है क्या देगा? एक ही वोट देगा, वो इलेक्ट करेगा, वो किसी एक को ही जो है वोट देगा, और एक ही वोट देगा, एक बार वोट देगा। तो ये उसके प्रिंसिपल पे भी क्या है? बेस है। उसके बाद क्या है? प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल एंड रिलीजियस न्यूट्रलिटी। कहने का मतलब ये कोऑपरेटिव के अंदर किसी प्रकार की कोई धार्मिक या किसी प्रकार की कोई राजनीतिक ताकत, पावर, है ना, या कोई अप्रोच नहीं लगे। ऐसा नहीं कि ये फलाने पॉलिटिकल ग्रुप से इसको ले लो, ये फलाने धर्म से इसको मत लो, इसको हटा दो, ऐसा नहीं चलेगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो सभी धर्म के कह दिया ना अपन ने, सबके लिए ओपन है, ठीक है। और किसी की जोर जबरदस्ती नहीं चलेगी, किसी की पावर नहीं चलेगी। ऐसा नहीं कि फलानी जो है पॉलिटिकल पार्टी का है इसको ले लो, ये दूसरे धर्म का है इसको मतलब, ऐसा कुछ नहीं होगा यहाँ पे। तो क्या है? दोनों तरीके से क्या होगा? न्यूट्रल होगा, ठीक है ना, न्यूट्रल होगा। न्यूट्रल पढ़ा है ना आपने? हाँ। प्रिंसिपल ऑफ सर्विस, जितने भी उस एसोसिएशन के अंदर जो मेंबर्स हैं सबके अंदर सेवा भाव होना
चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैंने तो ज्यादा पैसा दिया है, मैं तो काम नहीं करूंगा, इसने कम दिया ये करेगा काम। जैसे घर में होता है ना कि मैं तो नौकरी करता हूँ तो मैं तो नहीं जाऊँ खेत पे, ऐसा है ना, वो मना कर देता मैं तो नौकरी करके आया हूँ, मैं तो नहीं जाऊँ खेत में, ये यहीं रहता है घर पे, इसको लेके जाओ खेत पे, इससे काम कराओ। ऐसा यहाँ नहीं चलेगा। तो क्या है प्रिंसिपल ऑफ सर्विस। उसके बाद क्या है प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन। आपके एसोसिएशन के अंदर जितने भी मेंबर है ना सब एजुकेट होने चाहिए। पता नहीं किसी ने पूछ लिया भाई तुम्हारा एसोसिएशन है क्या काम करता है, वो बता ही नहीं पा रहा, उसको पता ही नहीं है। तो जितने भी मेंबर्स हैं उनको पता होना चाहिए कि आपका गोल क्या है, किस पर्पज से आपने एसोसिएशन बनाया, पता होना चाहिए ना। तो एजुकेट होने चाहिए सारे के सारे, प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन। उसके बाद क्या है प्रिंसिपल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड सरप्लस। मतलब ये है कि आपका एसोसिएशन है चल रहा है, आप अर्निंग भी कर रहे हो, आपका एसोसिएशन जो है, हो सकता है कई सारे सेल्फ हेल्प ग्रुप है चल रहे हैं ना, सेल्फ हेल्प ग्रुप, हो सकता है कोई टोमेटो केचप बना रहा है, हो सकता है कोई सिलाई की मशीन है, हो सकता है कोई अचार मुरब्बा कुछ भी वट जो भी बना रहे हैं, उनसे अर्निंग होगी, बेचेंगे मार्केट में। भाई कोऑपरेटिव सोसाइटी है ना, मार्केट बेचेंगे, पैसा आएगा, पैसा आएगा तो फिर जो पैसा आता है तो उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, जो भी प्रॉफिट होता है ना उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है किसके हिसाब से, शेयर के हिसाब से। जो जितना शेयर देता है उसको उस हिसाब से क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अदरवाइज अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करें तो कह देंगे भाई यार मैंने तो बहुत ज्यादा दिया है पैसा, और ये इसको फायदा हो जाएगा इसमें, तो फिर होगा ही होगा, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे जो जो व्यक्ति जितना शेयर देता है उसको उस हिसाब से जो भी प्रॉफिट होता है ना उस एसोसिएशन का, उसके अंदर उसको क्या कर लेता है, डिस्ट्रीब्यूट कर लेता है। और यहाँ पे क्या होता है कि जैसे 100 रुपए, अगर 100 रुपए का फायदा हुआ है तो उसमें से 75 रुपए को तो क्या कर लिया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट कर लिया जाता है अकॉर्डिंग टू शेयर, और 25 रुपए को क्या कर लिया जाता है, इस एसोसिएशन के अंदर सेव कर लिया जाता है, ताकि इस एसोसिएशन के किसी भी मेंबर को अगर पैसों की जरूरत पड़ती है तो कम इंटरेस्ट पे वो पैसा भी ले सकता है। ये बात हो गई। उसके बाद क्या है प्रिंसिपल ऑफ थ्रिफ्ट। थ्रिफ्ट का मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल थ्रिफ्ट का मतलब क्या होता है, एक होता है थीफ, थीफ मतलब चोर, एक होता है थ्रिफ्ट, थ्रिफ्ट का मतलब होता है सेविंग, बचत। क्या है, बचत। तो इस एसोसिएशन के जितने मेंबर्स है ना, ऐसा नहीं है कि यार पैसा आ गया अब इसको उड़ा दो, ऐसा नहीं है ना। क्या करना है, सेविंग की भावना भी होनी चाहिए, बचत की भावना भी होनी चाहिए इनके अंदर। ठीक है, तो हो सकता है कि अपने ही इस एसोसिएशन के किसी मेंबर को जरूरत पड़ जाए तो मैं पैसा दे सकता हूँ अगर बचत होगी तो, है कि नहीं। तो ये भी यहाँ का यह क्या है, प्रिंसिपल है। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ पब्लिसिटी। आपका एसोसिएशन चल रहा है, किसी को पता ही नहीं है, एसोसिएशन चल रहा है पता ही नहीं है, पब्लिसिटी भी करो, एडवर्टाइज भी करो, और लोगों को जोड़ो, क्योंकि आपका एसोसिएशन जो है अच्छा काम कर रहा है तो आप और लोगों को जोड़ो, और जितने ज्यादा लोग जुड़ेंगे इतना फायदा आपको, तो है कि नहीं। तो यहाँ पे ये प्रिंसिपल हो गया, प्रिंसिपल ऑफ पब्लिसिटी। नेक्स्ट कौन सा, प्रिंसिपल ऑफ ऑनररी सर्विस, मानवीय व्यवहार या मानवीय सेवा। आपका एसोसिएशन ऐसा ना हो जिसकी वजह से जीव जंतु को, एनवायरमेंट को, इंसानों को, जानवरों को, इनको नुकसान पहुंचे। इस प्रकार का आपका एसोसिएशन, आपका ऑर्गेनाइजेशन ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। कैसा, मानवीय व्यवहार करे। तो ये जो सारे के सारे प्रिंसिपल है किसके हैं, कोऑपरेटिव के। लिख लो, लिख लो फटाफट। और आ सकता है एग्जाम के अंदर कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रिंसिपल कोऑपरेटिव से संबंधित नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल डज नॉट बिलोंग टू द कोऑपरेटिव, है ना। तो पूछ सकते हैं आपसे एग्जाम में, ध्यान रखना। तो ये याद होने चाहिए, सिंपल से हैं, याद हो गए होंगे वैसे तो। ये लिख लेना, डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक आगे डैश करके ब्रैकेट में लिख लेना, वन मैन वन वोट। 7P की क्या ट्रिक बताएं यार, वो तो सिंपल सिंपल से हैं, बार बार 2-4 बार बोल, अपने आप याद हो जाएगा। अब आप में से कौन बताएगा 7P। प्रिंसिपल ऑफ प्रोडक्टिव, सब गोल है, दुनिया गोल है, तुम भी गोल हो। सेकंड कौन सा है, प्रिंसिपल ऑफ पर्सनैलिटी। थर्ड कौन सा है, प्रिंसिपल ऑफ प्रोडक्टिविटी। फोर्थ कौन सा है, प्रिंसिपल ऑफ फेज डिसबर्समेंट। फिफ्थ कौन सा है, प्रिंसिपल ऑफ क्रॉप प्रॉपर यूटिलाइजेशन। सिक्स कौन सा, प्रिंसिपल ऑफ पेमेंट। और लास्ट वाला कौन सा है, प्रोटेक्शन, है ना। तो याद रखना, सीक्वेंस से याद रखना है आपको, बस 2-4 बार बोलो याद हो जाएगा, क्या दिक्कत है।
3 आर रिटर्न फ्रॉम द प्रपोज, इन्वेस्टमेंट सेकंड कौन सा है, रिपेमेंट कैपेसिटी, थर्ड रिस्क बियरिंग एबिलिटी। ऐसे 5 सी है। क्या क्या है? कैपिटल, कंडीशन, कॉमन सेंस। करेक्टर, कैपेसिटी, कैपिटल, कंडीशन एंड कॉमन सेंस। बस हो गया याद। क्या है? बाकी तुम्हें लगता है कि याद नहीं हो रहा है तो अपने हिसाब से कोई भी ट्रिक बना लेना, है ना, तो तुम्हें याद करा दे। लेकिन ऐसा भी मत करना कि इतनी सारी ट्रिक बना लो कि एग्जाम में याद ही नहीं आए और पता चला कि उस दूसरे की ट्रिक दूसरे में याद आ जाए, तो जब तो नैया पार हो जाएगी तुम्हारी। मार्केटिंग के 4P पढ़ेंगे ना यार, पढ़ेंगे भी पढ़ेंगे। किसको किसको आता है मार्केटिंग के 4P? कौन कौन से हैं? प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। प्रमोशन, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन पढ़ेंगे अपन। चलें क्या आगे? लिखो फटाफट लिखो। कराएंगे ना यार, कराएंगे कराएंगे। नाफेड वगैरह ये तो नहीं है तुम्हारे सिलेबस में। ऐसे तो बहुत सारे हैं, नाफेड है, राजफेड है, एनसीडीसी है, बहुत सारे हैं। हाँ, एडीएम, आईएमएफ, ये बहुत सारे हैं। तो क्या करें, इतना ज़्यादा थोड़ी को कराएंगे। मैं नोट्स है वो दे दूंगा, उसमें से पढ़ लेना तुम, है ना। उनमें मोटी मोटी चीज़ बता देंगे। कब एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, है ना, कौन सी ईयर में हुआ था, कौन चेयरमैन है, हेडक्वार्टर कहाँ पे है, कितने मेंबर्स हैं, कंट्री कितने जुड़े हुए हैं, ये सब सारे है। क्या क्या मेन फंक्शन है वो अपन दे देंगे तुमको। चले आगे, चले। अब इसके बाद में है कोऑपरेटिव क्रेडिट स्ट्रक्चर, है ना, ये तो आपने देखा ही होगा, है ना। कोऑपरेटिव क्रेडिट स्ट्रक्चर है, यहाँ से क्वेश्चन आता है, आ जाता है ना। तो सिंपल सा है, कोऑपरेटिव क्रेडिट जो क्रेडिट स्ट्रक्चर है वो कैसा है ना। तो यहाँ पे दो सिस्टम है। एक तो है थ्री टायर, थ्री टायर मतलब एक दो तीन, त्रिस्तरीय तंत्र। क्या है? त्रिस्तरीय तंत्र, है ना, थ्री टायर सिस्टम और टू टायर सिस्टम, एक और दो। कौन क्या करता है ये नहीं आएगा, है ना, ये ध्यान रखना है। मोस्ट कॉमन कौन सा है? थ्री टायर सिस्टम। मोस्ट कॉमन और मोस्ट पॉपुलर जो है सिस्टम कौन सा है? थ्री टायर सिस्टम है। और यहाँ पे मेनली जो है लोन दिया जाता है वो कौन सा? शॉर्ट टर्म एंड मीडियम टर्म। ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कौन सा दिया जाता है? लॉन्ग टर्म। ठीक है ना। यहाँ पे जो थ्री टायर सिस्टम है, स्टेट लेवल पे, मिडिल जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, और थर्ड जो है बॉटम लेवल पे, विलेज लेवल पे काम करता है। जो फर्स्ट है अपेक्स लेवल पे जो है कौन? स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, एससीबी। कई बार फुल फॉर्म पूछ लेते हैं, एससीबी फुल फॉर्म क्या है? स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। तो ये क्या है? लिंक बना रहा है किस किस के साथ में? इनके साथ में और आरबीआई के साथ में। ठीक है, इनके काम सिमिलर से हैं। ये इसको कंट्रोल करेगा, रेगुलेट करेगा, एक्टिविटीज जितनी फाइनेंशियल है वो सारी सब, क्रेडिट से रिलेटेड जो भी डेवलपमेंट एक्टिविटीज है वो सब सारी चीज इस पे इंप्लीमेंट करेगा, रेगुलेट करेगा, सारा सुपरविजन करेगा। ये इस पे करेगा, ये इस पे करेगा, है ना। ये परकोलेट होता जा रहा है और आरबीआई से सारा सब कुछ गवर्निंग। ठीक है ना। वैसे यहाँ पे तो ये ध्यान रखना, इसकी फुल फॉर्म ध्यान रखना, इनके क्या क्या फंक्शन है, काम है, वो मत करो कुछ भी याद, है ना। तो ये आप इसको नोट डाउन कर लो, ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। एक तो ये है और एक ये है, बस इतना ध्यान रखना। इसमें ये भी लिखने की कोई जरूरत नहीं है ना, ये लिख लो बस। एससीबी, ये ये जो है ना, ये स्टेट कोऑपरेटिव जो बैंक है ना, वो लिंक है किसका? आरबीआई का, इससे होगा। और ये बाकी फिर इससे होगा, ये इसका इससे होगा। नहीं नहीं, लिखने की जरूरत नहीं है, लिखने की जरूरत नहीं है। मैं बता रहा हूँ कि आप कहोगे कि सर इसके पास पैसा कहाँ से आता है, तो वो बताया ना अपन ने, जैसा नाबार्ड भी देगा, है ना, नाबार्ड भी देगा। अभी तो बताया अपन ने, थोड़ी देर पहले लिखा है अपन।
बस इतना ही है आपके सिलेबस में, इतना भी नहीं है वैसे तो, पर ये बता दिया, ध्यान रखना 3 टायर और 2 टायर है, इसके अंदर ही आता है, इसके अंदर ही आता है, बस इसके फंक्शन वगैरह एग्जाम में नहीं पूछेंगे। लिख लो फटाफट। ये इंपॉर्टेंट है पैक्स, इसकी फुल फॉर्म पूछ लेते हैं। ये जो पैक्स है इसकी फुल फॉर्म पूछ लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, और कहाँ पे विलेज लेवल पे काम करता है। फार्मर को क्रेडिट चाहिए, फार्मर को सीड चाहिए, फार्मर को स्टोरेज फैसिलिटी चाहिए, फार्मर को ट्रेनिंग चाहिए, फार्मर को डेवलपमेंट एक्टिविटीज, जो भी सारा सब सारा काम जो है अपने अपने लेवल पे ये करते हैं, एक दूसरे को रेगुलेट करते हैं, सुपरविजन करते हैं, सारा काम करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं। क्या करोगे लिख के, क्या करोगे लिख के? वैसे जब आपके कोर्स चला होगा नहीं, उस समय आपको डिटेल में पढ़ाया होगा। हाँ, बड़ा क्वेश्चन आता है कोऑपरेटिव क्रेडिट स्ट्रक्चर का। अभी बीकानेर की कॉपी आई हुई है, इतनी गंदी कॉपियां हैं। ए पार्ट 30 मार्क्स का है और बी पार्ट 70 मार्क्स का है। 30 में से 8, 10, 4, 2, 1, 3 ऐसे कितने नंबर सर? पास हो जाते हैं ना ऐसे कितने नंबर? 2 नंबर पास हो जाते हैं, 3 नंबर पास हो जाते हैं। अभी नई गवर्नमेंट कॉलेज खुल गई है, एडमिशन भी हो गए हैं, न तो बिल्डिंग है न टीचर है। हाँ नहीं है ना, मुझे पता है। गवर्नमेंट को कोई लेना देना है नहीं, फीस के पैसे आ ही जाते हैं, टीचर पढ़ाते रहेंगे। अरे क्या पास कर दिया करो, लिखे जब पास करें ना। कौन सी ईयर की है, क्या करना है रे भाई विकास? हम्म? मुझे मेरे पिताजी भी कहे ना कि तेरे छोटे भाई के नंबर ज्यादा दे देना, तो ना दूं मैं, ध्यान रखना इस बात का। हाँ, जिसको पता है वो तो ठीक है, जिसको नहीं पता वो फोन करवाते हैं कि हाँ देख लेते हैं यार, सर इसके साथ घूम रहे थे, तो उसको कहेंगे कि आपको सर को नंबर बढ़ाने के लिए। हम्म? फेल मैं क्या जानबूझ के थोड़े करता हूँ, जो लिखा ही नहीं तो फेल ही होगा, और क्या। कई जगह तो यह हाल है कि टीचर बता देते हैं पेपर की ये आएगा, पढ़ लेना, और क्या। कई प्राइवेट कॉलेजों में करते हैं ऐसा। गवर्नमेंट कॉलेजों के बच्चों के परसेंटेज कम है, प्राइवेट वालों की ज्यादा है। एजुकेशन का तो कर दिया पूरा भंटा ढार। SKRU के अंदर कितनी कॉलेज होगी प्राइवेट, ये सब मिला के? बहुत सारी है, दुनिया भर की कॉलेज, गंगानगर और मानगढ़ में इतनी सारी कॉलेज हैं, दुनिया भर की कॉलेज खोल रखी। हम्म? बहुत सारी है। उसमें मैंने देखा इन्विजिलेटर जो है, वो क्या नाम था उसका, सरिता है, क्या नाम था उसका ऐसे। हाँ हाँ, लिख रखा है ऐसे हिंदी में सरिता।
हमें 15 मार्क्स वाले बता देते हैं। हाँ तो और कैसे होता है, और क्या, बड़े बड़े जितने मार्क्स के है बड़े बड़े क्वेश्चन बता देते हैं, और तुम पढ़ लो बस। हाँ गैस करते हैं ना वो तो। चले क्या आगे? लिखो लिखो फटाफट लिखो। पर ऐसा होता है ना कि प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस होते हैं जनरली 80% तो वही आते हैं। तो वही तो पढ़ के आए हो तुम सब। हो गया, चलो अब आगे चलते हैं। लिखो लिखो। इनकी फुल फॉर्म याद रखना है ना, फुल फॉर्म याद रखना है इनकी। चलो अब क्या है, लैम्प्स। अब ये छोटे छोटे जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो है ना उनके बारे में देख लेते हैं। लैम्प्स है ना, लैम्प्स, इसकी फुल फॉर्म पूछ लेते हैं। क्या है? लार्ज साइज आदिवासी मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी। ठीक है ना, तो ये पूछ लेते हैं, फुल फॉर्म पूछ लेते हैं। तो इसको किसने रिकमेंड किया था? भावा कमेटी थी, उसने रिकमेंड किया था किसके लिए? ट्राइबल एरिया के अंदर, है ना, कब? 1971 के अंदर। ठीक है। लेम्स आर कोऑपरेटिव एंड वर्किंग ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेटिव। जो भी कोऑपरेटिव के प्रिंसिपल पढ़े थे उसी के ऊपर क्या है, ये काम करती है। ये क्या है? एक तरीके का जो सिंगल विंडो सिस्टम है, मोहन कंडन दिया था सिंगल विंडो सिस्टम, है ना, उसी के जैसे ही ये क्या है, उसी का प्रकार एक तरीके से। ये इट प्रोवाइड्स ऑल टाइप ऑफ क्रेडिट फैसिलिटी, है ना, ये ध्यान में रखना है। इसमें से केवल इसकी जो फुल फॉर्म है वो याद रखना। किस कमेटी ने दिया था? भावा कमेटी ने दिया था। किसके लिए? ट्राइबल बेल्ट के लिए। इंडिया के अंदर जितने ट्राइबल बेल्ट हैं उनके अंदर 1971 के अंदर किस पे आधारित है? जो प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेटिव है उस पर आधारित है। उसके बाद क्या है? किसान क्रेडिट कार्ड, केसीसी, है ना। एक केसीसी और होता है, किसान कॉल सेंटर होता है ना, तो वो नहीं है, वो किसान क्रेडिट कार्ड है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंट्रोड्यूस किया था, कब? 1998 99 के अंदर। किसने डिजाइन किया है? नाबार्ड ने। ठीक है, इतना सही पढ़ लो। इसमें इसमें तो बहुत ज्यादा है। इसमें जैसे 7% पे आपको क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा। कितने पे? 7% पे। फिर रेगुलरली आपको पे करना है। 3% आपका क्या एग्जिम्प्टेड हो जाता है, गवर्नमेंट आपको माफ कर देती, फिर 4% पे आ जाता है वो। ठीक है ना, ये सब सारा कुछ नहीं आएगा। इतना ध्यान रखो, इस फुल फॉर्म ध्यान रखना, है ना। नाबार्ड के द्वारा डिजाइन किया हुआ है। कब आया था? केसीसी के। लिख लो दोनों फटाफट, आगे भी और पढ़ेंगे अभी। हो गया? हाँ अभी आप 5 मिनट के लिए, है ना, 5 मिनट के लिए आपका ब्रेक है। केसीसी जनरली सभी किसानों ने बनवा रखी है ना, जनरली सभी ने। सभी लेते हैं। लेकिन क्या होता है देखो, जैसे मान लो कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, उसकी जमीन है खूब सारी, तो वो भी क्या करेगा? केसीसी ले लेगा। केसीसी पे उसको पता है कि 1 लाख रुपए पे मेरे को 4,000 रुपए देना है केवल, तो वो क्या करेगा? पैसा ले लेगा और उसको 2 रुपए सैकड़े के हिसाब से, है ना, ब्याज पे दे देगा। मतलब 24,000 रुपए लेगा वो 1 लाख पे। कितने लेगा? गांव में 1 लाख पे वो 24,000 रुपए लेगा। देना कितना उसको? बैंक को 4,000, 20,000। मजे। वो तो जब की बात है जब वो केवल 1 लाख लेता है, तब वो क्या है, जिसके पास जितनी ज्यादा जमीन है वो आराम से बहुत सारा लेता है। 4-5 लाख रुपए भी ले लिए ना तो बस, तो लिमिट बढ़ाते जाते हैं भाई। जैसे आपने ले लिया 3 लाख का ले लिया, फिर लिमिट बढ़ाते जाएंगे धीरे धीरे, ईयर बाई ईयर। क्या? हम्म। नहीं ऐसा थोड़ी है। देखो सब वहाँ पे बैंक वाले भी सब मिले जुले होते हैं, ऐसा है। मेरे काफ़ी सारे दोस्त लोग हैं जो केसीसी का वो करते हैं, बैंक में ही है, एएफओ जो है। तो वो बताते रहते हैं कि क्या करें, अब आरबीआई से आदेश आ गए कि भाई इतना आपको पैसा डिस्ट्रीब्यूट करना है, इतने लाख करोड़ आ गए। अब सब बैंकों को इतने आदेश आ गए कि भाई टारगेट है इतने को आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, अब उनको करना ही करना है। अब वो डॉक्यूमेंट्स तैयार करवाते हैं, फार्मर के वहाँ विजिट करते हैं, फार्मर का प्रोडक्शन देखते हैं। ये जो अपन पढ़े हैं ना 3R 5C 7P पढ़े हैं जो, ये सब सारी चीज़ों को देखते हैं, पर क्या करें, पैसा बांटना ही है।
टारगेट है, करना ही है, तो वो पैसा भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। फिर रिकवरी की बात आती है तो रिकवरी के लिए जाते भी हैं, गालियां भी सुनते हैं, बहुत सारे काम होते हैं। और फिर यूं रहता है ना कि हाँ नई गवर्नमेंट आएगी वो माफ कर देगी, लोन माफ कर देगी ना, ऐसा भी होता है। तो कई लोग तो इस भरोसे ले लेते हैं। हाँ ले लेते हैं, जैसे पिछली बार किया था। ठीक है, 5 मिनट का ब्रेक है, जल्दी जाके जल्दी आ जाओ।
नेक्स्ट है फार्मर सर्विस सोसाइटी, एफएसएस। अब देखो ये पूछ भी सकते हैं, वैसे अभी तक तो पूछा है नहीं, है ना, पूछ सकते हैं वैसे अभी तक तो पूछा है नहीं, तो ध्यान रखना एक तो फुल फॉर्म इसकी, है ना, फार्मर सर्विस सोसाइटी। अब ये जो डेट है ना, ये जो 1971 है, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट के अलावा ये पूछ सकते हैं कि कब ऑपरेशन कब से स्टार्ट हुआ था, मतलब अच्छे से ऑपरेट होना कब से शुरू हो गई थी, तो कब से 1973। और ये भी जो है किस पे काम करती है, कोऑपरेटिव बॉडी है, मतलब एक तरीके से जो कोऑपरेटिव के प्रिंसिपल है उसी पे ही क्या करती है, वर्किंग करती है ना, प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेटिव जो है उसी पे वो करती है। और दूसरा क्या है यहाँ पे, ये जो है स्मॉल फार्मर डेवलपमेंट एजेंसी और मार्जिनल फार्मर एग्रीकल्चर लेबर डेवलपमेंट एजेंसीज जो हैं, डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो स्कीम चल रही है वहां पे ये क्या है, चल रही है, एफएसए फार्मर सर्विस सोसाइटी। ये रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव बॉडी है, ठीक है। इसको जो फंड देता है वो कौन देगा, स्टेट गवर्नमेंट जो है इसको फाइनेंस देगी। और इसका क्या हो गया, हाँ, जो लीड बैंक है, लीड बैंक मतलब उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जिस डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये चल रही है ना, उस डिस्ट्रिक्ट का जो लीड बैंक होता है, जैसे हो सकता है एसबीआई हो सकता है बैंक ऑफ बड़ौदा, हो सकता है पीएनबी हो, है ना, वो जो भी है वो स्पॉन्सर करेगा इसको, इसको फार्मर सर्विस सोसाइटी को। फार्मर सर्विस सोसाइटी प्रोवाइड मीडियम एंड लॉन्ग टर्म क्रेडिट टू द मेंबर्स ऑफ डेवलपमेंट एक्टिविटी, है ना, सच एज डेवलपमेंट ऑफ लैंड, वेल्स एंड गोडाउंस। तो कौन कौन से हैं, केवल मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म क्रेडिट यहाँ से मिलेंगे, किसके लिए, लैंड डेवलपमेंट के लिए, वेल्स कुएं वगैरह खुदवाने हो, ये करने हो, गोडाउंस वगैरह बनाने हो, इस तरीके की एक्टिविटी के लिए ये मिलता है। लिख लो इसको चाहो तो। लिखो फटाफट, मार्केटिंग स्टार्ट करें। अरे ये लिख लो, एक तो ये लिख लो फुल फॉर्म इसकी, एस्टेब्लिशमेंट लिख लो, ठीक है ना, और क्या लिखोगे, हाँ, प्रिंसिपल जो है कोऑपरेटिव प्रिंसिपल पे काम करती है, बस ये लिख लो, मेन मेन चीजें इसमें से। आएगा तो कुछ है नहीं, अब क्या करें। पढ़ाई क्यों रहे हैं, बाहर मिलना तो थोड़ा। क्योंकि खास इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी तक तो कोई क्वेश्चन आया नहीं है ना, तो ध्यान रखना आप थोड़ा। चले आगे। अरे कोई मेन मेन चीज लिख लो इसमें से, वैसे कोई इतना खास। लिखो फटाफट लिखो। फुल फॉर्म लिख लो, एस्टेब्लिशमेंट ईयर लिख लो, ठीक है ना, और ये लिख लो, है ना, ऑपरेटिव प्रिंसिपल पे काम करता है ये भी। और पैसा कहाँ से मिलेगा इसको, स्टेट गवर्नमेंट से, और जो भी फाइनेंसिंग बैंक है, तो लीड बैंक है, वो जितने फाइनेंशियल मैटर है उसमें वो सपोर्ट करता है। और मीडियम और लॉन्ग टर्म टाइप के लोन ये देता है, किस किस के लिए, इनके लिए, हैं, शॉर्ट में लिख लो अपने लैंग्वेज में। देखो समझाने की चीज कुछ है नहीं।
ये जितने भी सोसाइटियां बनाई है, कोऑपरेटिव सोसाइटियां बनी है, बहुत सारे बैंक्स बने हैं, इन सब के पीछे कोई ना कोई कारण थे, है ना। और उतना अपने पास समय है नहीं कि हर एक की हिस्ट्री बताई जाए, क्योंकि आपके सिलेबस में इतना सही है ना, और जो अपन यहाँ पे बता रहे हैं, ठीक है ना। ज़्यादा डीप में जाएंगे नहीं, जाएंगे तो फिर, अरे कुए कुए वेल्स यानी कुए। बहुत सारी स्कीम्स हैं, वो एक दूसरे में मर्ज कर देते हैं, है ना। जैसे जैसे गवर्नमेंट आती जाती है उसको लगता है कि यार ये स्कीम है काफ़ी दिनों से एक्टिव ही नहीं है ना, एक्टिव ही नहीं है, चल ही नहीं रही है ढंग से, तो उसको मर्ज कर देंगे। बैंक है यार, इसमें तो ग्रोथ ही नहीं हो रही, इसको मर्ज कर दो दूसरे बैंक के अंदर, ऐसा है। तो काफ़ी टाइम पहले की देखो, 1971 में स्टेब्लिशमेंट हुआ था उसका। अब तो नई कई सारी ऐसी फैसिलिटीज हो गई जहाँ पे आपको मीडियम और लॉन्ग टर्म बिल्कुल कम इंटरेस्ट पे मिलेंगे आपको। चलो आगे। अक्टूबर खत्म, नवंबर तुम आओगे जब तक आधा निकल जाएगा, 16 तारीख को आओगे ना, तो जब तक तो आधा निकल जाएगा। 16 तक छुट्टी है ना, 16 तक ही तो है। हाँ, हाँ तो ये भी निकल गया, नवंबर भी, है ना। फिर दिसंबर, जनवरी, 2 महीने पड़ेगी सर्दी। तब ये रहेगा 10 मिनट और सो लेते हैं, फिर पढ़ेंगे, 5 मिनट और सो लेते हैं, पता ही नहीं लगेगा। चलो आगे। हो गया क्या? अब है एक लीड बैंक स्कीम। लीड बैंक स्कीम कुछ नहीं है, हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक लीड बैंक होता है, ठीक है ना। उसको जिम्मेदारी रहती है कि जितने भी फाइनेंशियल मैटर्स हैं उसको आप देखोगे, जितने छोटे मोटे बैंक है उनको आप देखोगे, है ना। जहाँ पे डेवलपमेंट की जरूरत है वहाँ पे आप फंड दोगे, वहाँ पे एटीएम फैसिलिटी, क्रेडिट फैसिलिटी, सारे सब जो है आपको ही देखना है। तो हर एक जिले के अंदर एक लीड बैंक होता है ना, वही सारा सब कुछ क्या करता है, इसको देखता है। तो नेशनल क्रेडिट जो काउंसिल है, क्या है यहाँ पे भी सही से चलता नहीं है, नेशनल क्रेडिट काउंसिल था, उसने अपॉइंट किया था, है ना, एक स्टडी ग्रुप कब, 1969, अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ प्रोफेसर D.R. गेडगे। इतना याद रखो बस, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। उसके बाद क्या है आपका, वर्ल्ड बैंक, वैसे है इसमें बहुत सारा लेकिन अब कुछ मतलब नहीं है उसका, है ना, इतना है नहीं सिलेबस में। वर्ल्ड बैंक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, वाशिंगटन DC। एस्टेब्लिश कब हुआ था, 1 जुलाई 1945। 189 जो है इसके क्या है, मेंबर्स हैं। और अभी प्रेजेंट टाइम में जो प्रेसिडेंट है कौन है, अजय बंगा। और आप ध्यान हो तो अभी G20 हुआ था, तो G20 के अंदर जो है सरदार जी आए थे ना, पगड़ी पहन के आए हो, ध्यान हो तो ये वो थे वो, उनको बुलाया था। वर्ल्ड बैंक के जो प्रेसिडेंट थे उनको भी अजय बंगा, उनको बुलाया था। ये लिख लो फटाफट, फिर मार्केटिंग स्टार्ट करते हैं। सबको बुला बुला करके उन्होंने वो पहनाई थी ना, सोल पहनाया था उन्होंने। जगह है, शॉर्ट फॉर्म है कुछ होगी, और क्या लिख लो।
देखो एक तो तुम्हारे टेस्ट पेपर के अंदर जो क्वेश्चन आएंगे वो प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। उसके अलावा मैंने यहाँ बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं, वो तैयार हो रहे हैं, वो आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा तो अलग बुक्स है, तो वो तो बहुत ज़्यादा है, निर्मल रवि कुमार की है, वो बहुत बड़ी है, तो उसका तो होगा नहीं। जितने क्वेश्चन आप करवा रहे हैं ना, वो जितना मैटर दे रहे हैं वो उतना ही सफिशियंट है। अब हम मार्केटिंग स्टार्ट करते हैं। और मालूम करना, विनय जी है ना, उनसे पूछना। एक बार उन्होंने दिया था, मैंने करेक्शन कर दिया, वो करेक्शन हुआ कि नहीं हुआ, क्या एक्चुअल में ग्राफ थे ना, जो ग्राफ थे अब उन्होंने, जो ऑपरेटर है उन्होंने ढंग से प्लॉट नहीं किए थे, तो मैंने उनको सही करके दिया। जैसे मान लो कोई भी ग्राफ है, बहुत सारे ग्राफ बनाए थे ना अपन ने, बहुत सारे ग्राफ बनाए थे, तो उसके अंदर तो उन्होंने क्या है कि सब आगे पीछे कर दिया, वो तो दिक्कत आ रही है उनको, अभी बना नहीं है वो सही से। और कई जगह ग्रामेटिकल मिस्टेक, जैसे ये है, यहाँ से कॉपी किया उसको वहां डाल दिया, ठीक है ना। अब कोई चिपक गया, बिल्कुल पास पास हो गया, कोई दूर दूर हो गया, कोई अलग ही हो गया, तो वो सब सेट कर रहे हैं, उनको दे दिया, करेक्शन करके दे देंगे वो जल्दी, दे देंगे ना, बस तो फिर क्या दिक्कत। स्टेट का भी पता नहीं है कौन पढ़ाएगा। चलो आगे, ये हो गया ना, चलें आगे, हो गया। इसको करते हैं अब डिलीट। हम्म, सेव करें क्या? वो दूसरी स्लाइड में है, दूसरी पीपीटी है उसके अंदर। हाँ हाँ, यहाँ से। ठीक है, इसको क्या करना है? अरे डिलीट कर दो, कोई ना। हम्म, ठीक है, इसके अंदर ठीक है ना। नेक्स्ट टॉपिक है अपना मार्केट, है ना, क्या है। अब ये देखो, ये क्या है मार्केट। अब अपन अभी तक अपन ने क्या देखा है, इनपुट्स थे, इनपुट्स को परचेज करने के लिए क्रेडिट भी मिल गया, है ना, क्रेडिट मिल गया, इनपुट्स को परचेज कर लिया, विद द हेल्प ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है आपने उसको आउटपुट में कन्वर्ट भी कर लिया। अब ये जो आउटपुट है, इस आउटपुट का जो भी रिक्वायरमेंट है, आपको जो भी रिक्वायरमेंट है, नेक्स्ट सीजन में सोइंग के लिए सीड रखना है, अपने एनिमल के लिए फीड के लिए रखना है, अपने रिलेटिव के लिए है, या आपको कोई भी काम है उसके लिए, जितने जो भी हैं वो सारे के सारे आपने कंजम्पशन के लिए रख लिया, फैमिली कंजम्पशन के लिए। उसके बाद में जो सरप्लस में बच गया, है ना, उस सरप्लस को, जो भी सरप्लस क्वांटिटी बच गई है, उस क्वांटिटी को बेचने के लिए आप क्या जाओगे, मार्केट में जाओगे, मार्केट। अब ये जो मार्केट है ना, ये मार्केट है। अब आप ये देखोगे कि कितनी तो ट्रांसपोर्टेशन मेरे को कॉस्ट लगने वाली है, कितनी क्वांटिटी में आपको जो है इसको क्या करना है, सेल करना है। तो आपने देखा होगा कि जो डिसीजन प्रॉब्लम थी कौन सी, मार्केटिंग की, कौन कौन सी थी, क्या क्या थी, बताओ। अरे प्रोडक्शन की प्रॉब्लम अलग है, मार्केटिंग की प्रॉब्लम, मार्केटिंग की प्रॉब्लम क्या क्या थी, व्हाट टू सेल, हाउ टू सेल, वेयर टू सेल, ये सारी थी ना। तो उसके लिए जो ये प्रोड्यूसर है वो देखेगा कि यार मेरे पास जो बचा हुआ जो क्वांटिटी है, मैं इसको डायरेक्ट मार्केट में लेके जाऊं, क्या मार्केट में लेके जा रहा हूं तो मेरे को जो प्राइस मिलने वाली है वो क्या सफिशियंट है,
क्या 1 क्विंटल पे जो मेरे को प्राइस मिलनी चाहिए उतनी मिल रही है? अगर नहीं मिल रही है तो अपन ने बताया कि हो सकता है मार्केटिंग लोन ले ले, हो सकता है कि अभी वो क्या कर ले, अगर उसके पास स्टोरेज की फैसिलिटी तो स्टोरेज कर ले। तो क्या देखा अपन ने कि जो भी सरप्लस क्वांटिटी उसके पास में बच गई है तो उसकी वो क्या कर रहा है, यूटिलिटी इंक्रीज कर रहा है। क्या कर रहा है? यूटिलिटी इंक्रीज कर रहा है। यूटिलिटी कैसे इंक्रीज करेगा? यूटिलिटी कैसे इंक्रीज करेगा? जैसे अपन ने यूटिलिटी पढ़ी थी, 4 प्रकार से पढ़ी थी ना। फॉर्म यूटिलिटी, प्लेस यूटिलिटी, टाइम यूटिलिटी और पोजीशन यूटिलिटी। चारों के अंदर ही क्या था आपके, मार्केटिंग फंक्शन जो है इन्वॉल्व था कि नहीं था? मार्केटिंग फंक्शन इन्वॉल्व था। फॉर्म यूटिलिटी के अंदर कौन सा था? प्रोसेसिंग। प्लेस यूटिलिटी के अंदर ट्रांसपोर्टेशन। टाइम यूटिलिटी के अंदर स्टोरेज। पोजीशन यूटिलिटी के अंदर बाइंग एंड सेलिंग। तो क्या हुआ, तो क्या हुआ, जहां से प्रोडक्शन हो रहा है ना, जहां से प्रोडक्शन हो रहा है और अल्टीमेट कंज्यूमर तक जब तक नहीं पहुंच रहा है तब तक जो प्रोड्यूसर है बहुत सारी क्या करता है, एक्टिविटीज करता है ना। प्रोडक्शन के अंदर आपको पता है, प्रोडक्शन के अंदर बहुत सारी एक्टिविटी करता है, प्रिपेटी टिलेज हो गया, सोइंग हो गया, इंटरकल्चर हो गया, है ना। उसके अलावा प्लांट प्रोटेक्शन मेजर है, हार्वेस्टिंग है, थ्रेसिंग फ्लोर से लेकर के वो कहाँ जाएगा, मार्केट में लेके जाएगा। मार्केट में जैसे जाता है तो उसको कौन मिलता है, ट्रेडर मिलेगा, होलसेलर मिलेगा, रिटेलर मिलेगा, अल्टीमेटली वो कहाँ तक जाता है, कंज्यूमर तक, उस व्यक्ति तक, उस उपभोक्ता तक जाता है जहां पे वो क्या कर रहा है, उसको अपने भी प्रोड्यूस को क्या कर रहा है, सेल कर रहा है। अब वो प्रोड्यूस को जब सेल करता है कहाँ पे, मार्केट के अंदर, तो वो काफी सारे फैक्टर्स को क्या करता है, देखता है। एक तो वो देखता है कि प्राइस उसके लिए है कि नहीं है। अगर प्राइस नहीं है तो वो क्या है, उसको स्टोरेज करेगा, स्टोरेज की अगर फैसिलिटी है तो, है ना। काफी सारे फैक्टर्स हैं उसके हिसाब से। तो हम क्या कह रहे हैं, मार्केट जो है, मार्केट की जरूरत क्यों पड़ गई, मार्केट की जरूरत इसलिए पड़ गई कि जितने भी इनपुट्स थे उनका यूज करके वो आउटपुट में कन्वर्ट तो कर लिया और अपनी सारी रिक्वायरमेंट पूरी कर ली। अब जो सरप्लस में बच गया, अब उसका वो क्या करे, अब उसका वो क्या करे, तो उसके लिए वो क्या करेगा, उसको अपना प्रोड्यूस को मार्केट में लेके जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए मार्केट की क्या पड़ गई, जरूरत पड़ गई। अब आजकल आपने देखा होगा मार्केट के अंदर कि आपको गार्लिक, है ना, अनियन और और जिंजर, इनका पेस्ट मिलता है ना। चिली का भी, टोमेटो का भी, क्या जरूरत पड़ गई इनकी? क्यों, आज जो कंज्यूमर है उसको कुछ अलग तरीके से क्या चाहिए, प्रोडक्ट चाहिए, है ना, प्रोडक्ट चाहिए, है ना। तो क्या है, मार्केट के अंदर जो फार्मर ने प्रोड्यूस किया है उसको अगर वैसे के वैसे अगर उसको बेच रहे हैं तो हो सकता है कंज्यूमर को वो चाहिए ना भी चाहिए, है ना। कई सारी चीजें हैं, उन पर बाद में डिस्कस करेंगे अपन, ठीक है। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं मार्केट क्या है। मार्केट एक लेटिन वर्ड है जिसका मीनिंग क्या है, मार्केटस, ये एग्जाम में आया हुआ है। मार्केट क्या है, एक लेटिन वर्ड से लिया हुआ है, कौन सा है, मार्केटस, जिसका मीनिंग क्या है, टू ट्रेड, टू मर्चेंडाइज और ए प्लेस वेयर बिजनेस इज कंडक्टेड, है ना। तो वो चीज लिखी हुई है, लेटिन वर्ड है कौन सा, मार्केटस, एग्जाम में पूछा हुआ है, उसका मीनिंग क्या है, टू मर्चेंडाइज या फिर टू ट्रेड या प्लेस वेयर बिजनेस इज कंडक्टेड, एक ऐसा स्थान जहाँ पे बिजनेस हो रहा है, ठीक है। तो मार्केटिंग के लिए अपन क्या कहें कि आउटपुट से लेकर के, किसान को आउटपुट मिल गया ना, वहां से लेकर के अल्टीमेट कंज्यूमर तक पहुंचने तक जितनी भी एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती है वो सब के सब किसके अंदर होती है, मार्केटिंग। तो मार्केटिंग मींस सीरीज ऑफ एक्टिविटीज इन्वॉल्व इन मूविंग द गुड्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन टू पॉइंट ऑफ कंजम्पशन। ये क्या है, पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन है, और ये क्या है, पॉइंट ऑफ कंजम्पशन। तो यहां से लेकर के यहां तक जितनी भी एक्टिविटी इन्वॉल्व होती है ना, वो सब क्या है, किसके अंदर आती है, आपके मार्केटिंग के अंदर आती है। It includes all activities involved in the creation of time utility, place utility, form utility and position utility. टाइम यूटिलिटी के अंदर कौन सा है, स्टोरेज, प्लेस के अंदर ट्रांसपोर्टेशन, फॉर्म के अंदर प्रोसेसिंग, और यहाँ पे बाइंग एंड सेलिंग, है ना। ये हो गया, लिख लो, फिर देखते हैं मार्केट के कंपोनेंट।
ये एग्जाम में आया हुआ है, ध्यान रखना ना, एग्जाम में आया हुआ है। चले ये भाई, ये जो जितनी भी एक्टिविटी अपन कह रहे हैं ना कि आउटपुट्स को अपन कंज्यूमर तक पहुंचाते हैं, तो यहाँ बहुत सारी एक्टिविटीज अपन क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं मार्केटिंग के अंदर, करते हैं ना, बहुत सारी एक्टिविटी करते हैं। जैसे फार्मर का जो प्रोड्यूस है, ये थ्रेसिंग फ्लोवर से अपन क्या करेंगे, फिर इसको मार्केट लेके जाएंगे, तो मार्केट लेके जाने के लिए क्या करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन करेंगे। ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा अपन क्या इंक्रीज कर रहे हैं, उसकी क्या इंक्रीज कर रहे हैं, प्लेस यूटिलिटी। प्लेस यूटिलिटी भाई, जो प्रोडक्शन जहां हो रहा है वो उस फार्मर के पास में है, जो प्रोडक्शन हो रहा है उसकी यूटिलिटी उसके लिए क्या है, कम है। इसकी यूटिलिटी कैसे इंक्रीज कर सकता है वो, कैसे इंक्रीज कर सकता है कि यहाँ से उसको ले जाकर के मंडी ले जाओ, वहां पे लेके जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन होगा। इट मीन्स क्या हो रहा है, प्लेस यूटिलिटी क्या कर रहा है, वो इंक्रीज हो रही है उसकी। जैसे एप्पल है, जम्मू कश्मीर में एप्पल का प्रोडक्शन होता है, वहां पे उसकी यूटिलिटी क्या है, कम है, उपयोगिता कम है, प्राइस कम है उसकी वहां पे, तो वो उसको वहां पे लेके जाओ जहां पर उसकी यूटिलिटी क्या हो, ज्यादा हो, है कि नहीं। तो क्या करेगा, ट्रांसपोर्टेशन। तो ट्रांसपोर्टेशन से उसकी यूटिलिटी क्या हो गई, इंक्रीज होगी। कौन सी प्रकार की यूटिलिटी, प्लेस यूटिलिटी। दूसरा कौन सा है, ये प्लेस यूटिलिटी बात होगी। अगर मान लो किसान को लगता है कि अभी मार्केट में जो प्राइस है वो कम है, तो वो क्या करेगा, स्टोरेज करेगा। स्टोरेज करेगा, स्टोरेज के द्वारा कौन सी यूटिलिटी इंक्रीज करेगा, टाइम यूटिलिटी करेगा ना, टाइम यूटिलिटी इंक्रीज करेगा। अगर उसको लगता है, मान लो फार्मर, अब ऐसा है कि फार्मर मंडी में लेके जाता है, वहां पे फिर ट्रेडर होलसेलर ये ऐसे होता है, तो वो क्या करते हैं कि हो सकता है उसको प्रोसेस करे, प्रोसेस करके भी एक फॉर्म से, जैसे वीट ग्रेन है, वीट ग्रेन को मैं आटा बना लिया, सूजी, मैदा, ब्रेड कुछ भी बना लिया मैंने, तो उसकी मैंने फॉर्म चेंज कर दी ना, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में चेंज कर दिया, तो क्या हुआ, उसकी मैंने फॉर्म यूटिलिटी इंक्रीज कर दी। यहाँ पे उसकी प्राइस जो थी वो कम थी, मैंने उसकी फॉर्म चेंज करके उसकी प्राइस को क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया, तो फॉर्म यूटिलिटी हो गई। उसके बाद में क्या है, पोजीशन यूटिलिटी। अभी जो प्रोड्यूस, जो आउटपुट था किसके पास में था, फार्मर के पास में था, उसको कहाँ पहुंचाना है, कंज्यूमर के पास। फार्मर के पास उसकी यूटिलिटी कम थी, उसने क्या किया, सेलिंग करी, इसने क्या किया, बाइंग करी, तो बाइंग सेलिंग के द्वारा उसका पोजीशन जो है, अभी अधिकार कहाँ था, फार्मर का, और बाइंग सेलिंग के द्वारा कहाँ पे पहुंच गया, कंज्यूमर के पास पहुंच गया। तो इसके द्वारा अपन पोजीशन यूटिलिटी को क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है ना। मर्चेंडाइज का मतलब व्यापार करना है, हाँ। चलो, कंपोनेंट ऑफ मार्केट, मार्केट को मार्केट, मार्केट को मार्केट कब कहेंगे, मार्केट को मार्केट कब कहेंगे, तो उसके कुछ कंपोनेंट होने। अभी क्लासरूम में इसको मार्केट कह सकते हैं क्या, नहीं कह सकते। तो सबसे पहले मार्केट के लिए क्या होना जरूरी है, गुड्स, क्या होना चाहिए, गुड्स। गुड्स और कमोडिटी का होना बहुत जरूरी है। क्या ये गुड्स कमोडिटी, जो कमोडिटी है वो फिजिकली प्रेजेंट होना जरूरी है क्या, किसी भी गुड्स कमोडिटी का फिजिकली प्रेजेंट होना जरूरी है क्या, हम्म, होना चाहिए, तभी तो मार्केट के अंदर अपन बाइंग सेलिंग करेंगे। वेरी गुड। तो आप जोमेटो से मंगाते हो, ऑनलाइन परचेज करते हो, ऑनलाइन आप देख जो भी परचेज करते हो, क्या आपके सामने फिजिकली प्रेजेंट होता है क्या, नहीं, उसकी इमेज होती है, आप वर्चुअली उसकी इमेज देख करके आप क्या करते हो, परचेज करते हो, ऐसा ही करते हो ना। तो फिजिकली एग्जिस्टेंस ऑफ गुड नॉट नेसेसरी, ठीक है, ध्यान रखना। लेकिन गुड्स कमोडिटी का होना जरूरी है, ठीक है ना, लेकिन फिजिकली कोई जरूरी नहीं है। गुड्स कमोडिटी है और क्या होना चाहिए, बायर्स और सेलर होना चाहिए। ये गुड्स जो कमोडिटी है उसकी क्या होनी चाहिए,
प्राइस भी होनी चाहिए। इन बायर्स और सेलर के बीच में कैसा रिलेशनशिप होना चाहिए? बिजनेस रिलेशनशिप होना चाहिए कि एक बायर है और एक सेलर है, ये उसके बदले में कुछ आपको पेमेंट देगा और ये बदले में आपको कुछ क्वांटिटी देगा। उसके बाद क्या है? सर्टेन डिमार्केशन ऑफ एरिया, प्लेस, रीजन वगैरह जो भी है। जैसे आपने कहा कि डेलीगेट है, मार्केट है वहाँ पे, फिर कहेंगे अपन कि बापू बाजार है, वहाँ पे एक मार्केट है, कहते हैं ना एक सर्टेन डिमार्केशन है। तो क्या वो वहां से धीरे 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 यहाँ तक कह सकते हैं क्या? नहीं कह सकते। तो एक उसका एक एरिया है, एक लोकेशन है पर्टिकुलर, वो होना जरूरी है। तो ये जो है 5 कंपोनेंट है किसके? मार्केट के। लिख लो। अब इसके बाद में जैसे फाइनेंस के अंदर अपन ने क्रेडिट का क्लासिफिकेशन पढ़ा था, अब वैसे ही अपन मार्केटिंग के अंदर मार्केट का क्लासिफिकेशन पढ़े। डिमार्केशन वो लोकेशन की बात कर रहे हैं, है ना, एक क्राइटेरिया डिमार्केशन, है ना। मार्किंग जैसे अपन कहते हैं ना कि हाँ ये डिमार्केशन है, ये मार्किंग है यहाँ की, है ना। एरिया जो कवरेज जो है ना उसके बारे में बात कर रहे हैं, है ना। सर्टेन डिमार्केशन एक मार्किंग है जिसके अंदर अपन कह सकते हैं कि हाँ ये एरिया है, ये लोकेशन है, ये वो जगह है, रीजन है ना। हाँ लिमिट, हाँ लिमिट कह सकते हो, यहाँ तक फैला हुआ है सब, ये डिमार्केशन है ना। मार्किंग जैसे अपन कहते हैं ना कि हाँ ये जो है ये जो मार्केट है वो यहाँ तक फैला हुआ है, ये डिमार्केशन हो गया उसका, उसकी लिमिट हो गई, यहाँ तक फैली हुई है। चले आगे। चलो अब उसके बाद में क्लासिफिकेशन, और क्लासिफिकेशन जो है 12 टाइप से है। क्या है? 12 टाइप से है। तो 1 बाय 1 करके अपन क्या करते हैं, इसको देखते हैं, है ना। और शॉर्ट में लिखेंगे, बिल्कुल बिल्कुल शॉर्ट में लिखेंगे। इतना क्या? अरे तो इसके अंदर भी बिल्कुल शॉर्ट में लिखेंगे। ये नेक्स्ट स्लाइड है। अब एक के अंदर भी कई टाइप्स हैं, एक के अंदर भी क्या है, कई टाइप्स है। अब इसमें कुछ, इसमें ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है कि ये नहीं लिखना है, ज्यादा है कुछ है। एग्जाम में क्वेश्चन आ गया तो रह जाओगे फिर तुम। हाँ है ना, बिल्कुल अब धीरे धीरे पढ़ाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल सिंपल है, इतना सिंपल है कि आपको यही याद हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल है। देखो क्या है, देखो सबसे पहले क्या है, जो मार्केट है, मार्केट जो है ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, है ना, किस लोकेशन पे है। तो सबसे पहला कौन सा है? विलेज मार्केट। कहाँ पे होगा लोकेटेड? गाँव के अंदर। स्मॉल विलेज जो है, गांव के अंदर जो मार्केट है उसी को क्या कहेंगे अपन? विलेज मार्केट। विलेज मार्केट। उसके बाद कौन सा है? प्राइमरी मार्केट। अब आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि यहाँ पे जो ट्रांजैक्शन है, ट्रांजैक्शन का मीनिंग ये है कि जो बायर सेलर्स हैं, है ना, बायर सेलर्स हैं वो कौन कौन है यहाँ पे, ये ध्यान रखना है बस, ठीक है। तो कौन सा हो गया? प्राइमरी मार्केट। तो कहाँ होगा? टाउन। अब गांव के गांव से जस्ट ऊपर कौन है? टाउन, कस्बा है, उस लेवल पे होगा। और ट्रांजैक्शन होगा किस किस के बीच में? फार्मर और प्राइमरी ट्रेडर्स के बीच में होगा, बस। अब जो टाउन है, टाउन यहाँ विलेज से कौन लेके आएगा? टाउन फार्मर, फार्मर लेके आ गए। अब जो टाउन लेवल पे वो कौन होंगे? वहां पे प्राइमरी ट्रेडर होंगे, व्यापारी जो होते हैं वो होंगे, ठीक है। तो ये कौन से मार्केट हो गए? प्राइमरी मार्केट। उसके बाद में सेकेंडरी होलसेल मार्केट, मतलब वो मार्केट जो होलसेल लेवल पे, अब होलसेल लेवल पे इसका मतलब लार्ज क्वांटिटी को क्या किया जाएगा? ट्रांजेक्शन किया जाएगा, लार्ज क्वांटिटी। तो ये कहाँ होंगे? टाउन के बाद में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे, है ना। ये इंपॉर्टेंट जो ट्रेड सेंटर है, ये नियर रेलवे जंक्शन है वहां पे होंगे, बस सिंपल सा है। और यहाँ जो ट्रांजेक्शन होगा किस किस के बीच में होगा? विलेज ट्रेडर, जो विलेज से लेके आ रहे हैं ना, जो ट्रेडर है उनके बीच में, और होलसेलर के बीच में। और यहाँ पे जो है लार्ज क्वांटिटी क्या किया जाता है? ट्रांजेक्शन किया जाता है। उसके बाद क्या है? टर्मिनल मार्केट, उसी का पार्ट है।
उसी का ही पार्ट है। जो पहला है उसी का पार्ट है। टर्मिनल मार्केट मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं जहाँ सी पोर्ट है ना, बंदरगाह है, वहां पे लोकेटेड होते हैं। जैसे दिल्ली है, मुंबई है, चेन्नई, ये सिटियों के नाम लिखे हुए हैं। मेट्रोपॉलिटन जो सिटीज हैं उनके सी पोर्ट जो है उनके नाम लिखे हुए हैं। दूसरा कौन सा है? सी बोर्ड मार्केट। सी बोर्ड नाम से इंडिकेट हो रहा है ना, समुद्र किनारे जो है वो मार्केट, नियर द सी शोर। ये जो नाम लिखे हुए हैं ये सी शोर पे है। अरे जहाँ पे मेट्रोपॉलिटन सिटीज बॉम्बे है, दिल्ली है ना, या फिर सी पोर्ट जहाँ बंदरगाह है, ठीक है ना, वो है। लिख लो, ये पहला लिखो पहले तो, सबसे पहले लिखो क्या है इसमें। हाँ लिखो, आराम से लिखो। इसका ये वन बाय वन करके लिख रहे हैं अपन, तो कोई जरूरत नहीं है ना। ये लिख लो, ये लिख लो। क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट्स में पहले डालो ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन। पूरा थ्योरेटिकल पार्ट है, समझाने का कुछ नहीं है। मर्चेंडाइज को क्या कहेंगे हिंदी में? व्यापार। सर निर्मल रवि कुमार के ऑब्जेक्टिव की पीडीएफ कहीं मिल सकती है कि? देखो उसमें है ना, तुमको कोई जेआरएफ थोड़ी करनी है तैयारी यार। बहुत ज्यादा क्वेश्चन है उसके अंदर, बहुत मोटी बुक है। ऐसा है, मेरे पास बुक है, लेकिन उसमें आपको क्वेश्चन छांटने पड़ेंगे, निकालने पड़ेंगे तुम्हारे जो टॉपिक्स हैं उसके हिसाब से। और बहुत मोटी बुक है ये, मान के चलो। आप उसी को सोल्व करते करते आपको ना आपकी एग्जाम ही आ जाएगी, आपकी प्रीपीजी डेट आ जाएगी, इतनी मोटी बुक है। हम्म? ये जो अभी जो बचपना है ना, ये बाद में पता लगेगा, है ना। 4 क्वेश्चन यहाँ से, 2 क्वेश्चन उससे, 2 क्वेश्चन उससे, है ना।
ट्रेडर्स की हिंदी व्यापारी, ट्रेडर्स मतलब व्यापारी। जब कभी आपको ऐसा लगता है कि यार मैं जस्ट एक क्वेश्चन और सही कर देता ना, एक क्वेश्चन कर देता तो मेरा सिलेक्शन ही हो जाता, एक क्वेश्चन में अगर और सही कर देता ना तो मेरा सिलेक्शन हो जाता, है कि नहीं? उस दिन तुझे एहसास होगा कि एक क्वेश्चन की कीमत कितनी होती है। ये यार एक ही क्वेश्चन अगर मैं नेगेटिव नहीं करता ना, एक क्वेश्चन भी, तब भी मेरा सिलेक्शन हो जाता। इसकी वजह से मुझे पूरा एक साल दोबारा से फिर पढ़ना पड़ रहा है। अरे कुछ जरूरी नहीं है, तुम्हें याद है बस। हाँ, दिल्ली मुंबई आगरा कलकत्ता जो भी है लिख लो। नहीं ऐसा कुछ नहीं आएगा। ये ध्यान रखना कहाँ लोकेटेड है बस, है ना, कहाँ लोकेटेड है, ये ध्यान रखना बस। उनकी लोकेशन पता रखना, बाकी तो मुश्किल है। चले, लिख लो लिख लो फटाफट लिख। चलो, पहले लोकेशन की बात हो गई, अब एरिया कवरेज की बात हो रही है। मतलब कि जो मार्केट है ना, वो कितने एरिया को कवर कर रहा है, वहां जो बायर सेलर्स आ रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, एरिया कवरेज, है ना। तो इसके अंदर देखो सबसे पहला कौन सा है, लोकल और विलेज मार्केट। तो वो मार्केट जहाँ पे लोकली उस गांव के ही बायर सेलर्स क्या है इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं, तो बहुत छोटे लेवल पे हो गया, है ना। एरिया कवरेज बहुत छोटे लेवल पे है। तो यहाँ पे मोस्टली जो कमोडिटीज आती है किसमें, लोकल और विलेज मार्केट के अंदर किस प्रकार की आएगी, पेरिशेबल कमोडिटीज आए। क्यों? क्योंकि विलेज के अंदर कोई भी अगर ट्रेडर है वो उसको बेचने के लिए कहीं दूर मार्केट में लेके जाएगा, तो ट्रांसपोर्टेशन उसको क्या है, लंबी डिस्टेंस हो जाएगी, और उस दौरान हो सकता है कि वो कमोडिटी खराब हो जाए। तो जनरली क्या होता है कि जो पेरिशेबल कमोडिटीज होती है ना, जो जल्दी खराब होने वाली वस्तुएं होती है ना, साग सब्जियां हो गई, दूध हो गया, है ना, तो इनको क्या है उसी जगह पे उसी गांव के अंदर नियर बाई जो है वहीं पे क्या किया जाता है, सेल किया जाता है ना। तो इस प्रकार का मार्केट जो है कौन सा होता है, लोकल और विलेज मार्केट। यहाँ लिखा हुआ है मोस्टली पेरिशेबल कमोडिटीज इन स्मॉल लोड्स, है ना। जैसे लोकल मिल्क मार्केट है, वेजिटेबल मार्केट है, या फिर फिश मार्केट। ठीक है, उसके बाद क्या है, रीजनल मार्केट। रीजनल मार्केट के अंदर इससे बड़ा मार्केट होगा जहां पे लार्जर एरिया देन द लोकल मार्केट। लोकल मार्केट से थोड़ा बड़ा होगा जहाँ पे टाउन लेवल के, है ना, टाउन लेवल के डिस्ट्रिक्ट लेवल तक के क्या होंगे, यहाँ पे बायर सेलर्स आएंगे, बाइंग सेलिंग का करेंगे। उसके बाद क्या है, नेशनल मार्केट। नेशनल मार्केट में पूरे नेशनल लेवल के बायर सेलर्स आएंगे, तो ये थोड़ा और बड़ा हो जाएगा। इसके अंदर क्या है, जो कमोडिटी होगी वो कौन सी होगी, ड्यूरेबल कमोडिटी। ड्यूरेबल कमोडिटी वो कमोडिटी जिसको अपन ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, जल्दी खराब नहीं होगी, स्टोर कर सकते हैं, है ना, वो ड्यूरेबल कमोडिटीज यहाँ पे हो जाएगी। उसके बाद क्या है, वर्ल्ड और इंटरनेशनल मार्केट, जहाँ पे पूरे वर्ल्ड से इंटरनेशनल लेवल से बायर सेलर्स आएंगे। और यहाँ पे जो कमोडिटीज होती है ना, वो परमानेंट नेचर की होती है, जो कभी खराब मतलब खराब होती है लेकिन बहुत टाइम बाद होती है ना, जिसको स्टोर कर सकते हैं। तो होल वर्ल्ड से आते हैं, जैसे एग्जांपल लिख रखा है, मशीनरी, गोल्ड है, सिल्वर है, ये परमानेंट टाइप के मार्केट होते हैं, जहाँ बायर सेलर्स जो है लार्ज क्वांटिटी के अंदर, है ना, जो भी क्वांटिटी अवेलेबल है वो लार्ज क्या बोलते हैं लेवल पे, है ना, मार्केट के अंदर पूरे वर्ल्ड से जो है बायर सेलर्स यहाँ पे आते हैं। तो इस मार्केट को अपन क्या कहेंगे, वर्ल्ड या फिर इंटरनेशनल मार्केट, ये लिख लो चाहे। अगर आप अगर सिंपली समझ जाओ तो अपने हिसाब से इनको शॉर्ट में लिख सकते हो। 1 मिनट।
यहाँ से क्वेश्चन जो है ना ये मतलब नहीं बन पाएगा, है ना। यहाँ से क्वेश्चन जो है नहीं बन पाएगा, और बनेगा भी क्वेश्चन तो बनेगा जो क्वेश्चन है वो कैसे बन सकता है कि जो विलेज मार्केट है या लोकल मार्केट है उसमें किस प्रकार की कमोडिटी का ट्रांजैक्शन किया जाता है, किस किस नेचर की कमोडिटी, तो ध्यान रखना कैसी, पेरिशेबल कमोडिटी, बस ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे। और तो क्या है, पेरिशेबल मतलब नाशवान, जल्दी नष्ट होने वाली, जल्दी खराब होने वाली, पेरिशेबल नष्ट होने वाली, है ना। सर टेस्ट में नेगेटिव ज़्यादा हो रहे हैं, कंट्रोल कैसे करें, और कंट्रोल तो करना ही पड़ेगा। टेस्ट इसलिए करवाए जाते हैं ताकि आप अपने जो ये जो हेजिटेशन है ना इसको, प्लस अपनी जो आदत हैबिट जो आपकी बनी हुई है नेगेटिव करने की, हाँ यार टिक मार दें यार क्या प्रॉब्लम है, लेकिन यही आदत आपको लास्ट में एग्जाम में भी वही आदत आपकी क्या हो जाती है, बन जाती है, हैबिचुअल हो जाते हो आप। हर टेस्ट में आप ऐसे ही करते हो, हर टेस्ट में आप ऐसे करते हो, 50-50 है, चलो कोई बात नहीं, या कौन सा सिलेक्शन हो रहा है नहीं हो रहा उससे क्या फर्क पड़ रहा है, आप कर लेते हो, और वहाँ एग्जाम में भी आपकी आदत आपकी वैसी वैसी बनी रहती। अगर आप ये सोच के जाओ टेस्ट जब दो, तब ये सोच के दो कि मुझे आज एक भी गलत नहीं करना। एक चीज बताओ, अगर आप पूरे में से पूरे भी सही कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, कुछ नहीं मिलने वाला है ना अभी तो। ये आपको यहाँ ये टेस्ट करना है कि मेरी कम से कम नेगेटिव, कम से कम मेरा नेगेटिव हो क्वेश्चन। इसके लिए आपको क्या करना है कि जो भी आपको कंफ्यूजन लगता है, बिल्कुल आपको मतलब ऐसा लगता है हल्का सा भी कंफ्यूजन है, छोड़ दो उस क्वेश्चन को, अटेंड मत करो, फिर देखो तुम्हारे कितने नेगेटिव हो रहे हैं। ये तो वो उस टाइम की बात है जब आपको पढ़ा रहे हैं और उसी वीक के बाद में आपको टेस्ट ले रहे हैं, तब की बात है। अगर सपोज करो जब एग्जाम होगी तब सारी सब्जेक्ट के सारे टॉपिक्स को सारे एक साथ रिवाइज करके जब एग्जाम दोगे तब क्या हाल होगा। तो ये टेस्ट जब दे रहे हो ना तो अपने आप पे कंट्रोल रखो। कंट्रोल ऐसे है कि ये सोच के बैठो कि आज मुझे नेगेटिव करनी ही नहीं है, हल्का सा भी कंफ्यूजन है छोड़ दो, क्या फर्क पड़ जाएगा, नहीं अटेम्प्ट करोगे, हो सकता है सबसे लास्ट में आ जाओगे तो क्या फर्क पड़ गया आपके, आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आएगा कि यार मैंने इस बार नेगेटिव बिल्कुल नहीं किए। चले आगे, अभी तो टाइम है 15 मिनट है। हम्म, अरे 15 मिनट अभी देखो, 15 मिनट अभी। हाँ, हाँ, 10 मिनट है ना। हाँ, अरे एक बस एक और देख लेते हैं। नहीं होगा, लिखो फटाफट लिखो, टाइम पास मत करो, फटाफट लिखो। 20 मिनट अभी तो। लिखो लिखो फटाफट लिखो। हो गया ना, बस एक और देखना है, एक और देखना है, लिखो लिखो फटाफट लिखो। हो गया ना, हो गया। अब देखो, समय के आधार पर मार्केट को क्लासिफाई किया है, समय के आधार पर, टाइम ड्यूरेशन के आधार पे। तो आपने देखा होगा कि कई मार्केट जो है जैसे वीकली लगते हैं, कोई ये बाई वीकली लगते हैं, कोई फोर्टनाइटली लगते हैं, है ना, कोई मंथली लगते हैं। आपने देखा होगा आयड पे जो है बुधवार से बुधवार, इस बुधवार को लगेंगे फिर अगले बुधवार को लगेंगे, संडे टू संडे मार्केट लगते हैं, है ना, देखा होगा ना, समय के आधार पे। तो सिंपल सिंपल सा है, शॉर्ट पीरियड मार्केट
बहुत कम अवधि के लिए लगने वाले जो मार्केट है, ये हो सकता है कि एक दिन के लिए लगे या कुछ घंटों के लिए लगे, है ना। और ये जो मार्केट होता है किसके लिए होता है, हाईली पेरिशेबल नेचर की जो कमोडिटीज होती है उनके लिए, जैसे फिश है, फ्रेश वेजिटेबल्स हैं, लिक्विड मिल्क है, उनके लिए। तो मार्केट क्या कहलाएगा, शॉर्ट पीरियड मार्केट। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। दूसरा कौन सा है, पीरियोडिक मार्केट। इससे थोड़ा ज्यादा समय के लिए, जैसे वीकली, बाई वीकली, फोर्टनाइटली। फोर्टनाइटली का मतलब क्या होता है, मंथली। फोर्टनाइटली मतलब हर 15 दिन में, है ना, फोर्टनाइटली। दीज आर सिमिलर टू स्पॉन्टेनियस मार्केट इन सेवरल डेवलप्ड कंट्रीज, है ना। जो डेवलप कंट्रीज हैं वहां पे स्पॉन्टेनियस मार्केट बोलते हैं, अपने यहाँ वीकली या बाई वीकली या फोर्टनाइटली बोलते हैं। ये पीरियोडिक हो गए। उसके बाद क्या है, लॉन्ग पीरियड मार्केट। लॉन्ग पीरियड मार्केट के अंदर क्या है, ये बहुत लंबे समय के लिए लगते हैं। यहाँ पे जो कमोडिटीज होती है वो कैसी होती है, कम पेरिशेबल होती है, जो जल्दी खराब नहीं होती है। जैसे फूड ग्रेन है ना, फूड ग्रेन है, ऑयल सीड है। ये फूड ग्रेन, पल्सेस क्यों नहीं है इसमें, पल्सेस क्यों नहीं लिखा है इसमें, अपन ने केवल यही क्यों लिखा है, फूड ग्रेन और ऑयल सीड क्यों लिखा है। इनमें नहीं लगते क्या, पल्सेस क्यों नहीं लिखा, हाँ बताओ। सीरियल भी तो नहीं लिखा, वो मैं पूछ रहा हूँ क्यों नहीं लिखा। अरे, इस फूड ग्रेन में ही आते हैं सीरियल और पल्सेस। सीरियल और पल्सेस जो हैं इस फूड ग्रेन में ही आते हैं। और ये ऑयल सीड हो गए। ठीक है। उसके बाद क्या है, सेकुलर मार्केट। क्या है, सेकुलर मार्केट। और ये इंपॉर्टेंट है, सेकुलर मार्केट। जो परमानेंट नेचर के जो मार्केट होते हैं उनको अपन क्या कहते हैं, सेकुलर मार्केट। ये एग्जाम में पूछते हैं, मैं तो कई बार एग्जाम में पूछता हूँ, मिड टर्म वगैरह में देता हूँ। तो ये जो है ना, ध्यान रखना, सेकुलर जो मार्केट होते हैं वो परमानेंट नेचर के मार्केट होते हैं, है ना। जैसे मशीनरी है या मैन्युफैक्चर जो गुड्स हैं, है ना, इनके केस में। ठीक है, तो लिख लो फटाफट, आएगा ना, हाँ। लास्ट है, लिख लो फटाफट।
नहीं, बस आज के लिए इतना ही है ना। अब अपन कल देखेंगे बाकी का। अरे भाई मनोज, पेरिशेबल का मतलब होता है जो जल्दी खराब होने वाली जो भी चीजें होती है ना। पेरिशेबल नासवान हिंदी में कहते हैं, है ना। जल्दी खराब होने वाली जो चीजें हैं उसको अपन पेरिशेबल कमोडिटी कहते हैं, है ना। जैसे मिल्क है ना, वेजिटेबल्स है ना, फिश है, ये सब। ठीक है, थैंक यू।